मासामुने एक बेवकूफ रिजेक्टेड ओटाकू है जिसे कभी भी अपना वी कार्ड किसी को देने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ उसे एनिमे गर्ल्स ही पसंद है। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब एक चलती फिरती बॉम्ब लड़की उसके क्लब में आती है और वो उसका पसंदीदा एनिमे वाइफू की कॉस्प्ले कर रही होती है और मासामुने को मन करता है कि वो उसी के साथ अपना वी कार्ड तोड़ दे। लेकिन इससे पहले कि ये सब हो, मासामुने एक लिमिटेड एडिशन डीवीडी देख रहा होता है जिसमें उसकी वाइफू है और वो खुशी से चिल्ला रहा होता है जैसे किसी नशे में हो। और उसे याद आता है कि उसके क्लास के सभी लोग उसे अजीब समझते हैं और सभी लड़कियां उससे दूर रहते हैं। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे बोर्डिंग 3D लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तभी एक प्यारी सी लड़की चश्मा लगाकर कमरे में आती है और वो कहती है कि वो क्लब ज्वाइन करना चाहती है क्योंकि उसे मांगा पढ़ना बहुत पसंद है। और मासामुने को शक होता है कि वो असली ओटाकू नहीं है और बस डीमन स्लेयर जैसी पॉपुलर चीजों की फैन है और वो इंतजार करता है कि वो खुद ही अपनी असलियत दिखा दे। और तभी लड़की उसकी सीक्रेट फिगर कलेक्शन की तरफ जाती है और जैसे ही वो उसे छूती है वो अचानक खुल जाता है और कैरेक्टर की सारी प्लॉट रिवील हो जाती है। और ये देखकर लड़की कुछ सेकंड के लिए शॉक हो जाती है और जिससे मासामुने को लगता है कि अब वो भाग जाएगी। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा ही होता है और वो कहती है कि उसे भी हॉट बैडी जैसे लिलिया काफी पसंद है और वो भी उन्हीं आर रेटेड कॉमिक्स को पढ़ती है जो लड़कों को पसंद होती है। और वो खुद को लिलिया की सबसे बड़ी फैन भी बताती है जो मासामुने को कुछ अटपटा लगता है। पर जैसे ही वो लड़की उस लिलिया मूवी के बारे में पागलों की तरह बात करने लगती है जो मासामुने पहले देख रहा था और उनके दिमाग एक ही वेव लिंक पर आ जाते हैं और दोनों नशेड़ियों की तरह चिल्लाने लगते हैं। और इसके बाद लड़की मासामुने को बताती है कि उसे एक अजीब किंग पसंद है जो शायद उसे ऑफ कर दे। लेकिन मासामुने उसे रियश्योर करता है कि उसे कुछ भी अजीब नहीं लगेगा क्योंकि वो पहले ही उन प्लास्टिक फिगर्स के साथ वो कर चुका है। और ये सुनकर लड़की बहुत खुश होती है और उसे अपनी स्पाइसी कॉस्प्ले डीवीडी कलेक्शन दिखाती है और वो बताती है कि वो खुद की ही ऐसी एक डीवीडी बनाना चाहती है। और मासामुने अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाता और तभी वो लड़की बताती है कि उसे ये कॉन्फिडेंट कहाँ से मिला जब उसने एक कॉस्प्ले इवेंट विजिट किया था और वहाँ पर एक हॉट मॉमी ने रिसा से कहा था कि अपने सपने का पीछा कभी मत छोड़ना। और इसी वजह से वो लिलिया की कॉस्प्ले पहनकर एक सीडी बनाना चाहती है और मासामुने से कहती है कि वो उसकी फोटो क्लिक करने में मदद करे। और मासामुने थोड़ा सोचता है फिर मान जाता है और घमंड से कहता है कि वो चाहे कितने कम कपड़े पहन ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक ओटाकू लेजेंड है जिसे असली लड़कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनकर रिसा राहत की सांस लेती है और अपना नाम बताती है और फिर वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है और कहती है कि वो उसे अभी यहाँ पर अपना लिलिया का कॉस्प्ले दिखाना चाहती है। और मासामुने की सिग्मा ऑरा टूटने लगती है और जैसे ही वो उसे पूरी तरह तैयार देखता है उसके अंदर कुछ गड़बड़ होने लगती है और उसे लगता है कि वो जिंदगी की उम्मीद ही खो देगा क्योंकि ये कॉस्प्ले तो कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है। और रिसा उसकी पेशेंस की हदें और तब तोड़ देती है जब वो मासामुने को वो परफेक्ट पैंटेज दिखाती है जो उसने इस कॉस्प्ले के लिए चुनी है। और बेचारा मासामुने जो पहले ही काफी प्रेशर में था आखिरकार ये देखकर बेहोश हो जाता है। और अगले दिन जब वो एक अल्ट्रा रेयर डीवीडी को विंज वॉच कर रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि उसे एक गंदी सी 3D लड़की से प्यार जैसा क्यों महसूस हो रहा है। और तभी रिसा दोबारा आ जाती है और वो दोनों उस एपिसोड को देखकर फिर से एक्साइटेड हो जाते हैं। और मासामुने को लगता है कि आखिर उसे कोई ऐसा मिला है जिसके साथ वो अपने छुपे हुए फेटिशेस शेयर कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि वो बस रिसा को एक दोस्त की तरह देखता है और रिसा फिर से अपने कपड़े उतारती है और इस बार एक स्पिन ऑफ से इंस्पायर होकर एक नया लिलिया का कॉस्ट्यूम पहनती है। और ये देखकर मासामुने के दिल में फिर से कुछ होता है लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता है और उसकी फोटो क्लिक करने के लिए मान जाता है। और फोटो सेशन के दौरान उसके पेशेंस का फिर से टेस्ट होता है। लेकिन जैसे ही रिसा पूरी तरह कैरेक्टर में आती है और मासामुने को बस यही महसूस होता है कि वो कितनी क्यूट लग रही है और कैसे उसे भी उसकी वाइफू लिलिया उतनी ही पसंद है। मगर तभी एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है और रिसा जब अपना यूनिफॉर्म बदल रही होती है तो उसका कॉस्ट्यूम का जिप फंस जाता है और वो मासामुने से मदद मांगती है। लेकिन जैसे ही वो चेन को खींचता है वो टूट जाता है और मासामुने मुश्किल से खुद को इस सिचुएशन से बचा पाता है। लेकिन मासामुने की किस्मत उसे फिर से नहीं छोड़ती। रिसा अचानक फिसल जाती है और सीधा उसके बाहों में आकर गिरती है और उसे बचाने के चक्कर में मासामुने गलती से उसके एक संतरे को पकड़ लेता है। और जैसे ही उसे ये एहसास होता है वो जल्दी से घबराकर वहाँ से भाग जाता है जबकि रिसा शर्म से लाल होकर वही रुक जाती है और ये सोचने लगती है कहीं उसे मासामुने से प्यार तो नहीं हो रहा। और अगली सुबह स्कूल में एक क्यूट हाई प्रोफाइल मॉडल आती है जिसका नाम होता है मिकारी जो ना सिर्फ मांगा से नफरत करती है बल्कि बिना किसी खास वजह के मासामुने से भी। और ही दूसरी तरफ मासामुने खुद चलता फिरता ज़ॉम्बी बना हुआ है पिछले दिन की हेवनली घटना और रिसा की संतरे की फीलिंग को याद करते हुए वो जैसे तैसे क्लब रूम तक पहुंचता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर से चौंकाने वाली बात यह मिलती है कि रिसा पहले से वहाँ पर मौजूद होती है और वो भी उतनी ही शर्मिंदा है। और फिर वो टॉपिक बदलती है और एक कैमरा दिखाती है जो उसे क्लब रूम में मिला और वो पूछती है कि क्या अब इस कैमरे से वो उसकी फोटोज लेना चाहेगा।
और मासामुने जब कैमरे को देख रहा होता है तो रिसा एहसास करती है कि वो उसे बहुत ज्यादा मांग रही है और फिर वो कहती है कि वो उसका कोई भी काम करके एहसान चुकाना चाहती है। और एक पल के लिए मासामुने जो खुद एक कल्चर्ड आदमी है और वो सोचता है कि क्या यह मौका है उसकी एडल्टहुड में एंट्री का, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे असली लड़कियों से कितनी नफरत है और वो कहता है कि उसे अनपेड फोटोग्राफर बनना अच्छा लगता है क्योंकि इससे उसे लिलिया का हेवनली फिगर देखने को मिलता है। और ये सुनकर रिसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो आज अपना कॉस्ट्यूम लाना ही भूल गई और ये सोचकर वो डिप्रेशन में चली जाती है। और मासामुने उसे कुछ देखने का सुझाव देता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे पास के खाली क्लासरूम में ले जाती है और कहती है चलो वहीं पर एक फोटोशूट करते हैं ताकि कैमरे को टेस्ट किया जा सके। और मासामुने अपने दिमाग में आ रहे अजीब थॉट्स को हटाता है और काम पर लग जाता है, लेकिन तभी रिसा को लगने लगता है कि वो बिना विग और मेकअप के बदसूरत लग रही है। और मासामुने उसे समझाता है कि शायद ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो अभी तक कैरेक्टर में नहीं आई है और उसको सलाह देता है कि वो खुद को एक मांगा स्कूल गर्ल की तरह इमेजिन करे। और जैसे ही वो पूरी तरह से तैयार होती है और एक हॉट सा पोज देती है और मासामुने को फिर से अपने दिल में अजीब सा महसूस होने लगता है और इस बार भी वो सीधे उसके सॉसेज तक पहुंच जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि उसे रिसा की और अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, जबकि वो इस बार लिलिया की कॉस्प्ले भी नहीं पहनी है। और इसी दौरान रिसा के चश्मे नीचे गिर जाते हैं और वो उन्हें उठाने के लिए झुकती है और मासामुने को लगता है कि जैसे वो किसी क्लमजी गर्ल वाले मांगा क्लिशर का हिस्सा बन गया हो, लेकिन तभी रिसा सीधा लड़खड़ाकर उसके चेहरे पर गिर जाती है और मासामुने शर्म से लाल हो जाता है और रिसा हंसते हुए कहती है मेरे बनाए गए हॉट केक खा लो। और तभी मासामुने की आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है और उसी दिन मकारी क्लब की तरफ जा रही होती है और जबकि कुछ शरारती फैन बॉयज उस पर पानी फेंक देते हैं और वो घबराकर सीधा क्लब रूम की तरफ दौड़ती है। और जब मासामुने दरवाजा खोलता है और मकारी जैसे ही उसे देखती है दौड़कर उसे गले लगा लेती है और वो याद करती है जब वो 5 साल पहले साथ खेलते थे, तभी से उसे मासामुने के ऊपर क्रश था, लेकिन मासामुने को तो बस अपनी टूडी वाइफ से प्यार था और इसलिए मिकारी को मांगास और फिक्शनल कैरेक्टर से नफरत हो गई थी। और मासामुने सोचता है कि अचानक से उसके साथ इतने अच्छे प्लॉट डेवलपमेंट क्यों हो रहे हैं, लेकिन फिर इग्नोर कर देता है और मकारी अपना नाम बताती है और कहती है कि उसने उसे हक इसलिए किया ताकि उसे एक्साइटेड कर सके। और मासामुने नोटिस करता है कि वो पानी से गीली हो चुकी है तो वो कहता है कि अपने कपड़े सूखने के लिए उतार दो और मकारी इसे सीरियसली ले लेती है और सच में अपने गीले कपड़े उतार देती है और बस अपने अंदर के कपड़ों में रह जाती है। और वो मानती है कि उसने क्यूट ब्रा इसलिए पहनी ताकि मासामुने का ध्यान खींच सके और बेचारा मासामुने पूरी कोशिश करता है कि उसकी तरफ ना देखे, लेकिन मकारी सीधे उसके क्राउच पर लेट जाती है और कहती है आओ मेरे पास बैठो। और मासामुने जो अब तक सेल्फ कंट्रोल का राजा बन चुका है उसे साफ मना कर देता है और मकारी मानती है कि वो तो बस इसीलिए सब कुछ कर रही थी ताकि वो उसे क्यूट बोले। और मासामुने मुस्कुराकर कहता है तुम हमेशा क्यूट रही हो जब से हम बच्चे थे। और इतना सुनते ही मकारी का बैड गर्ल वाला लुक टूट जाता है और वो शर्म से लाल हो जाती है और फिर वो उठती है और मासामुने को हेवन की एक झलक दिखाती है और मासामुने गलती से उसके ऊपर गिर जाता है और जब वो उठने की कोशिश करता है तो मकारी उसे रोकती है और कहती है रुक जाओ क्यों भाग रहे हो। और इस मोड़ पर मासामुने के नसीब खुल चुके होते हैं, लेकिन वो अपना कोट उतारता है और मिकारी को पहना देता है और वो कहता है मेरे दिल में बस एक ही प्यार है लिलिया के लिए। और बाद में मिकारी उससे पूछती है कि क्या उसे किसी पर क्रश है और मासामुने के दिमाग में एक पल के लिए रिसा की तस्वीर आ जाती है, लेकिन फिर भी वो कहता है बस लिलिया। और मकारी ये सुनकर क्लब रूम से बाहर चली जाती है और फिर वो अपने पुराने पलों को याद करती है, कैसे कभी मासामुने ने उसे अपने पुलिस से बचाया था और उसी दिन उसके दिल में एक खास जगह बना गया था। और वो खुद से वादा करती है कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन तभी वो मांगा क्लब की खिड़की से झांकती है और अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठता है और वो दौड़ती हुई अंदर जाती है और क्या देखती है, रिसा लिलिया के कॉस्ट्यूम में तैयार खड़ी होती है और मकारी ये देखकर हैरान रह जाती है और रिसा उसे समझाती है कि वो एक कॉस्प्ले डीवीडी बनाना चाहती है जिससे वो सबको दिखा सके कि उसे लिलिया से कितना प्यार है और मासामुने इसमें उसकी मदद कर रहा है। और मिकारी को पहले तो ये बेकार से लगता है, लेकिन वो जैसे ही मासामुने के कल्चर बेसिक फेस को देखती है उसे समझ में आ जाता है कि यही सबसे आसान तरीका है मासामुने का ध्यान खींचने का और वो तुरंत कॉस्प्ले करने के लिए तैयार हो जाती है, जो सुनकर मासामुने चौंक जाता है और रिसा उसे सुझाव देती है कि वो लिलिया की दुश्मन मेरियल की कॉस्प्ले करे, लेकिन मकारी इस बात से अड़ जाती है नहीं मैं तो बस मासामुने की वाइफ और लिलिया ही बनूंगी। और रिसा भी इस बात को लेकर ज्यादा बहस नहीं करती और अपना कॉस्ट्यूम उतारकर मिकारी को देती है, लेकिन जैसे ही मिकारी उसे पहनने लगती है उसे एहसास होता है कि उसके संतरे काफी छोटे हैं रिसा के बड़े संतरों के सामने। और शर्म से लाल होकर वो मासामुने से पूछती है तुम्हें मेरियल पसंद है क्या। और मासामुने फिर से अपना वही पुराना ब्रोकन रिकॉर्ड चालू कर देता है और कहता है मेरियल लिलिया की परफेक्ट राइवल है। और मिकारी चिढ़कर कहती है बस करो और रिसा को मेजरमेंट लेने देती है ताकि वो उसके लिए कॉस्ट्यूम बना सके। और अगले दिन रिसा उसे ड्रेस दिखाती है और मिकारी हैरान रह जाती है कि इस ड्रेस में तो कुछ भी ढका नहीं रहेगा
रहेगा, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि रिसा सारी स्पॉटलाइट न बटोर ले, और इसीलिए वो भी इसके लिए हाँ कर देती है। और जैसे ही उनका मेकओवर पूरा होता है वो खुद को मिरर में देखती है और सोचती है आज तो मैं अपनी जिंदगी की सबसे हॉट लग रही हूँ, और शायद आज मासामुने के साथ एडल्टहुड की टिकट मिल जाए। और वो रिसा के साथ मिलकर खुद को मासामुने को दिखाती है, और मासामुने उनकी मुश्किल से ढका हुआ प्लॉट्स और उनकी कमाल के एक्सप्रेशन को जैसे ही देखता है बेचारा बेहोश हो जाता है, और थोड़ी देर बाद होश आने पर वो मुंह से फिसल जाता है और कहता है तुम अब तक की बेस्ट मिरियल हो। और रिसा की कॉस्प्ले तो हमेशा की तरह लेजेंडरी है। और ये देखकर मकड़ी को वो मांगा याद आ जाती है जिसमें मिरियल को मेन कैरेक्टर से प्यार होता है, लेकिन उसका दिल बस हमेशा लिलिया के लिए धड़कता है। और मिकारी सोचती है चलो कम से कम मासामुने मेरे लिए ब्लश तो कर रहा है, लेकिन तभी उसकी ग्रीडी गेमर गर्ल इंस्टिंक्ट जाग जाती है और वो उसकी अंदर के सोल को टारगेट करती है, और वो अपनी हॉट केक दिखाकर पूछती है तुम्हें ये कैसी लगती हैं। और बिना सोचे समझे वो कहता है मुझे ये बहुत पसंद है, जिससे मिकारी सीधा एनिमे हेवन में पहुंच जाती है। और बाद में रिसा सुझाव देती है कि एक फोटोशूट डुओ में करे, और मासामुने खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है कि वो एक जेंटल फोटोग्राफर रहेगा। लेकिन जैसे ही पहला सीन शुरू होता है जहाँ रिसा को मिकारी के प्लॉट्स को हल्के से छूना होता है, और ये देखकर मासामुने के नाक से खून निकल जाता है और मिकारी खुशियों की आवाज निकालती है। और जब मिकारी पलटकर रिसा के बड़े संतरों को छूती है तो रिसा भी वैसे ही साउंड निकालती है, और मासामुने के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है और अब उसके नाक से खून का झरना निकलने लगता है। लेकिन मिकारी को ये देखकर जलन होती है कि उसकी आवाज पर बस थोड़ी सी नोज ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन रिसा के टच पर तो पूरा सुनामी आ गया, और वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि अचानक रिसा से टकरा जाती है और उनके दोनों के कॉस्ट्यूम आपस में फंस जाते हैं। और अब दोनों मासामुने से मदद की भीख मांगती हैं कि हमें अलग करो। और मासामुने सोचता है क्या किस्मत इतनी मेहरबान हो गई है मुझ पर, और जैसे ही वो कॉस्ट्यूम को खींचता है वो सीधा उतर जाते हैं और मासामुने अपनी आखिरी नोज ब्लीडिंग के साथ फिर से शहीद हो जाता है। और बाद में मिकारी और मासामुने इस बारे में बात करते हैं कि वो अभी भी कितनी बड़ी वीव है, और रिसा को थोड़ी जलन होती है लेकिन वो चुप रहती है, और वो बस इतना कहती है कि वो उनकी फोटोज कॉस्प्ले सीडी में डालेगी। और मिकारी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करना उसके मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होगा, लेकिन वो वादा करती है कि कभी फिर से ऐसा करेगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद रिसा मासामुने को बताती है कि वो एक कॉस्प्ले इवेंट में अपना पहला सीडी लॉन्च करने जा रही है, और मासामुने तुरंत वॉलंटियर करता है उसकी फोटोज को खींचने के लिए। और उस रात जब दोनों स्कूल में रुककर फोटोशूट का काम कर रहे होते हैं और एक वॉचमैन उनकी आवाजें सुन लेता है और दरवाजा खोलने ही वाला होता है, और मासामुने तुरंत रिसा को दीवार के कोने में ले जाता है और कहता है छुप जाओ मैं खुद को पकड़े जाने दूंगा। लेकिन ये पागल लड़की उसके बस फोटो को घूरती रहती है और सोचती है किस करने पर कैसा लगेगा, और खुशकिस्मती से गार्ड अंदर नहीं आता और दोनों वापस फोटो के काम में लग जाते हैं। और एक हफ्ते की मेहनत के बाद उनका पूरा कॉस्प्ले कलेक्शन तैयार हो जाता है। और उधर मिकारी को पता चलता है कि ये दोनों एक इवेंट में साथ जा रहे हैं, और वो थोड़ी जेलसी दिखाते हुए रिसा से पूछती है तुझे मासामुने के लिए कुछ फील होता है क्या। और रिसा उस टिपिकल बेवकूफ लड़की की तरह कहती है वो तो मेरे लिए किसी नाइटिंग शाइनिंग आर्मर की तरह है। और अब मिकारी सोचती है क्या रिसा भी उसे प्यार करने का सोचती है। और इवेंट के एक रात पहले रिसा ओवरथिंक करती है कि मैं कल क्या पहनूं, और वही दूसरी तरफ मासामुने चिंता करता है ये तो प्रैक्टिकली डेट हो जाएगा, और वो अपने पुराने वर्जन को कोसता है कि उसने इतने पैसे ले लिया के अजीब बॉडी पिलो में लगाए लेकिन अपने पहनने के कपड़ों को अपग्रेड नहीं किया। और इवेंट वाले दिन मासामुने अब भी एक चलता फिरता फैशन डिजास्टर की तरह दिखता है, लेकिन जब रिसा सामने आती है तो एक मॉडल जैसी लगती है, और मासामुने का चेहरा लाल हो जाता है और उसके दिमाग में सीधा ये सवाल आता है अगर ये सब उतार दे तो कैसा लगेगा। और रिसा हंसकर बताती है कि ये आउटफिट मिकारी ने चुना था, और वो दोनों ट्रेन से वेन्यू साइड की तरफ निकलते हैं। लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वो काफी जल्दी पहुंच चुके हैं, तो वो टाइम पास करने के लिए जाते हैं मांगा कैफेज और कैरियोके स्पॉट एक्सप्लोर करने। और जब वो पास जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इस समय कुछ भी खुला नहीं है, और मासामुने अपने बेकार हो रहे डेट को लेकर चिंता में आ जाता है। और तभी रिसा कहती है कि उसके पैर दुख रहे हैं और उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए, और मासामुने उसके चोट पर बैंडेज लगाता है और खुद को कोसता है कि वो कितना बड़ा लूजर है। और तभी रिसा सुझाव देती है कि वो दोनों मिलकर लिलिया का ओवीए देखे, और दोनों कुछ देर तक साथ बैठकर फंगलिंग करने लगते हैं। और जब वो आखिरकार वेन्यू पहुंचते हैं तो रिसा चिंता के मारे माल फंक्शन रोबोट जैसी हो जाती है, और वो बताती है कि वो डीवीडीज के लिए कवर तैयार करना भूल गई। और मासामुने को यकीन नहीं होता कि कोई इतना बेवकूफ भी हो सकता है, और वो उनके खाली सीडीज की तुलना उनकी पास वाली फ्लैशी और प्रोफेशनल स्टॉल से करता है। और तभी एक हॉट लड़की खुद को मजिनो के नाम से इंट्रोड्यूस करती है, और वो एक एक्सपीरियंस कॉस्प्लेयर होती है, और रिसा को तसल्ली देती है कि गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। और भी उसका फोटोग्राफर ओजिनो जो अपनी आईब्रोज को बैटमैन की तरह सेट करता है और उन्हें वर्ल्ड क्लास लूजर्स कहकर शर्मिंदा करता है। और इसके बाद इवेंट शुरू होता है, लेकिन कोई भी इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देता। और तभी एक उनसे भी बड़ा बीव आता है और रिसा से पूछता है तुम्हारे कॉस्प्ले में कोई एडल्ट पोज भी है क्या। और
ये सुनकर मासामुने का दिल जोर से धड़कता है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं और लोग उसके सीक्रेट ट्रेजर यानी रिसा के हॉट केक को ना देख ले। तो वो तुरंत बोल देता है कि उनके सीडी में कोई हॉट पोजेस नहीं है और ऐसा कहने से सभी कस्टमर दूर भाग जाते हैं। और तभी सरप्राइजिंगली तरीके से रिसा खुद बताती है कि वो अभी अंडर 18 है और इसीलिए वो अपने आर रेटेड फोटोज रिलीज नहीं कर सकती। और ये सुनकर मासामुने को थोड़ी राहत मिलती है। फिर भी वो चिंता करता है कि उनका स्टॉल कोई नोटिस नहीं कर रहा और पूछता है रिसा ने बाकी कॉस्प्लेयर्स की तरह अपना कॉस्ट्यूम क्यों नहीं पहना। और रिसा कहती है कि वो इतने सारे लोगों के सामने ऐसा नहीं कर सकती। और ये सुनकर मासामुने चिढ़ जाता है और उसे एक लंबा और बड़ा भाषण देता है कि उसे अपने लिलिया के लिए प्यार को दुनिया को दिखाना चाहिए। और रिसा उदास होकर कहती है कि बाकी लोग उससे बहुत सुंदर हैं, तो कोई एक आलू जैसी दिखने वाली लड़की को क्यों देखेगा। और मासामुने तुरंत जवाब देता है कि तुम्हारा कॉस्प्ले दुनिया का सबसे प्यारा कॉस्प्ले है। और इतना कहकर वो उसे जबरदस्ती खींचकर वो उसे चेंजिंग रूम तक ले जाता है और खुद बाहर बॉडीगार्ड बनकर खड़ा हो जाता है। और तभी उसे कुछ लड़के चेंजिंग रूम के बाहर चुपके से फोटो लेने की कोशिश करते दिखते हैं और मासामुने उनको फटकारता है और कहता है ऐसे क्रीप बनना बंद करो। मगर तभी वो लड़के हंसते हुए बताते हैं कि वो असल में लड़कियां हैं और उसे उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होने पर चिढ़ाती हैं। और इससे मासामुने शर्मिंदा हो जाता है। और उधर रिसा को याद आता है कि वो अपना विग कैप और बाकी मेकअप की चीजें भूल गई है, लेकिन वहाँ मौजूद बाकी लड़कियां उसकी मदद करने लगती हैं, जो उसे काफी इमोशनल कर देता है। और जैसे ही वो कपड़े पहनती है, एक और खूबसूरत लड़की जो एल्फ कॉस्प्ले में थी उसे पहचान लेती है और कहती है वो खुश है कि रिसा आखिरकार अपनी पहले इवेंट में आई। और वो लड़की अपनी पेटीकोट भी उतार कर लिसा को दे देती है ताकि वो अपनी चीज को कवर कर सके। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और इधर इवेंट में मजीनो अपने हॉट पोजेस और ग्रैमलेक्स लुक्स के साथ पूरी स्पॉटलाइट ले लेती है। और ओजिनो फिर से मासामुने को यूजलेस फोटोग्राफर कहकर चिढ़ाता है। और तभी सभी का ध्यान टूट जाता है जब लिसा वहाँ पर आती है और मासामुने को तो याद ही नहीं रहता कि वो वहाँ किस लिए आया था। और बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि ओजिनो भी, जिसे याद आता है कि वो भी कभी लिलिया का ओजी सिम हुआ करता था। और रिसा के चारों तरफ फैन बॉयज की भीड़ जमा हो जाती है और मासामुने को किनारे कर दिया जाता है। और ओजिनो आगे आता है, रिसा की पहली फोटोशूट में उसकी मदद करता है और रिसा पोजिंग शुरू करती है और भीड़ पागल हो जाती है। और भले ही कुछ लोग सोचते हैं कि वो बस बेसिक पोजेस कर रही है, और ओजिनो समझ जाता है कि ये सारे पोजेस एग्जैक्ट मांगा से कॉपी किए गए हैं, एक सच्चे फैन की तरह। और भी कुछ टेक्स्ट बुक्स नर्ड भी उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और पहले वो थोड़ा जजमेंटल होते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं कि उसका प्रदर्शन रॉ और दिल से था और उसमें कैरेक्टर के लिए असली प्यार झलक रहा था। और इन सब प्यार और अटेंशन के बीच रिसा को अपने मदर के साथ जुड़े पुराने दर्दनाक ख्याल याद आने लगते हैं, कैसे उसकी मदर ने उसे स्पाइसी आउटफिट और हॉट बैडीज की तरफ झुकाव होने पर मना किया था। और उसे ये भी एहसास होता है कि अगर मासामुने ना होता तो शायद वो कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती और शायद वो कभी अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाती। और इसी बात को ट्रिब्यूट देने के लिए वो स्टेज पर उसकी आखिरी पोस्ट पर उसकी तरफ उंगली दिखाती है, जिससे मासामुने एक प्यार में पागल की तरह ब्लश करने लगता है। और बाद में जब वो चेंजिंग रूम लौटती है तो उन सभी लड़कियों के साथ कुछ फोटो खिंचवाती है जिन्होंने उसे चीयर किया था, और यहाँ तक कि वो मजीनो की टिल हटाने में भी मदद करती है। और ये सिंपल मीट और ग्रीट अचानक एक फ्री थेरेपी सेशन में बदल जाता है, जहाँ रिसा अपने शरीर के हिसाब से सही कपड़े ना मिलने की फ्रस्ट्रेशन निकालती है। और वो बताती है कि अगर वो छोटे साइज के कपड़े खरीदे तो उसके बड़े संतरे फिट नहीं होते और बड़े साइज में वो एक आलू जैसी लगती है। और लड़कियां उसे रिएश्योर करते हैं कि वो जिस ड्रेस में है वो काफी कमाल की लग रही है। और तभी रिसा अपने बीते गए सभी फैशन डिजास्टर की लिस्ट बताती है, हर वो कपड़ा जो उसने गलती से खरीदा था। और जैसे ही उनकी स्टोरी सेशन खत्म होती है और मजीना उससे कहती है कि वो समर कॉमिकेट में उसे जरूर देखना चाहेगी, जो कि सबसे बड़ा कॉस्प्ले इवेंट होता है। और फिर रिसा सभी का शुक्रिया अदा करती है उसे सपोर्ट करने के लिए। और बाद में स्टेशन पर वो फिर से मासामुने से मिलती है, लेकिन बॉयफ्रेंड जैसा बिहेवियर अप्रिशिएट करने की बजाय वो उसे शर्मिंदा कर देती है। जोर से एल्फ लेडी चिल्लाकर ये बताने की कोशिश करती है कि उसे अपनी अंडीज वापस करनी है। और बाकी लड़कियां भी उसके साथ शामिल हो जाती है और सभी मिलकर एल्फ लेडी चिल्लाते हैं जब तक कि एक हॉट लड़की प्रकट नहीं होती और कहती है कि अपनी साइड बिजनेस की बातें चुपचाप रखो, क्योंकि वो पास के ऑफिस में काम करती है। और रिसा माफी मांगती है और पेटीकोट वापस करती है और बताती है कि उसने आज एक भी सीडी नहीं बेची। और तभी वो लड़की बताती है कि ऐसा कभी रीजन की बेस्ट कॉस्प्लेयर मायरा के साथ भी हुआ था, जो उसकी फ्रेंड है। और रिसा पूरी तरह इमोशनल हो जाती है और बताती है कि उसी मायरा को देखकर उसने कॉस्प्ले करना शुरू किया था, लेकिन उसका दिल तब टूट गया जब पता चला कि मायरा ने कुछ महीने पहले कॉस्प्ले को छोड़ दिया। और वापस आते समय रिसा मासामुने से पूछती है कि क्या वो समर कॉमिकेट में उसके साथ चलेगा, और कहती है कि उसी की वजह से उसने आज का इवेंट अटेंड किया। और वो ये भी बताती है कि मासामुने के आसपास आने पर उसे कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, खासकर उसके दिल में जो तभी जोर से धड़कने लगता है जब वो उसके पास आता है। और मासामुने को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी का पहला लव कन्फेशन होने वाला है। और वो थोड़ी देर के लिए लिलिया को धोखा देने तक का सोच लेता है, लेकिन सारा माहौल तब बिगड़ जाता है जब वो कह देती है कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे उसके साथ कॉस्प्ले करना अच्छा लगता है और वो एक बेहतरीन फोटोग्राफर है।
और ये सुनकर मासामुने पूरी तरह टूट जाता है। हालांकि दोनों बराबरी के बेवकूफ हैं और इसीलिए ये बेवकूफ भी इस बात का जश्न मनाने लगता है कि उसे भी उसके लिए फीलिंग्स नहीं है और मान लेता है कि उसे जलन बस इसलिए हुई क्योंकि वो उसका फोटोग्राफर है। और अगले दिन मिकारी को चिंता होती है कि कहीं रिसा उससे मासामुने को छीन न ले। और जब वो क्लब रूम पहुंचती है तो रिसा वहाँ पर पहले से होती है और उसके प्लॉट रिवील हो जाते हैं और मिकारी शर्म से लाल हो जाती है, जबकि रिसा वो कपड़े वापस कर देती है जो उसने उधार लिए थे और उसे ये समझाने के लिए शुक्रिया करती है कि उसे मासामुने से एक फ्रेंड और फोटोग्राफर के तौर पर कितना लगाव है। और ये सुनकर मिकारी को कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि उसे हमेशा से पता था कि रिसा एक पागल और बड़ी बेवकूफ है और वो राहत महसूस करती है कि उसे अभी भी मासामुने को पाने का मौका मिल सकता है। और तभी रिसा को सप्लीमेंट्री लेसन के लिए बुलाया जाता है और वो जल्दी से बाहर भाग जाती है और रास्ते में वो एक बहुत हॉट टीचर से टकरा जाती है जो उसे संभल के चलने की सलाह देती है। और उधर मासामुने जैसे ही क्लब रूम में वापस आता है तो उसे मिकारी लिलिया की तरह तैयार दिखती है जो शर्माते हुए और हकलाते हुए कहती है कि वो ये देखना चाहती थी कि अगर वो उसकी वाइफ जैसी लगे तो क्या वो उस पर ध्यान देगा। और हैरानी की बात यह होती है कि ये चाल काम कर जाती है और मासामुने को गड़बड़ी होने लगती है और मिकारी इस मौके का फायदा उठाकर उसे गले लगा लेती है, ये बहाना बनाकर कि वो कैरेक्टर में है और उसे कहती है कि वो उसके पीछे पर स्मैक करे ताकि वो उसे डैडी कह सके। और इससे बेचारा मासामुने एकदम झटका खा जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को पीछे खींचता है और कहता है कि वो एक यूनिवर्सल सिम बनकर ऐसी हरकतें नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने वाइफों को धोखा नहीं देगा। और तभी रिसा अंदर आ जाती है और उन्हें साथ में देख लेती है और मासामुने सोचता है कि शायद रिसा ये सोच रही है कि वो उसे धोखा दे रहा है, लेकिन ये बेवकूफ लड़की उसे चमाट मारती है और लिलिया को देखकर सिम करने लगती है कि वो कितनी प्यारी लग रही है। और वही मिकारी अपने ना होने वाले छोटे संतरों के ऊपर शिकायत करती है तो रिसा उसे दिलासा देती है कि कोई बात नहीं क्योंकि उसके पास अभी भी कुछ बड़े बड़े हॉट केक्स हैं। और जब रिसा उसकी स्कर्ट उठाकर दिखाती है तो मासामुने की आत्मा शरीर छोड़ देती है और अगले दिन वो ओजिनो से मिलने जाता है ताकि फोटोग्राफी के बारे में और सीखे और कैसे बेहतर हो सकता है। और मजीनो $1 मिलियन किमोनो पहनकर उनकी म्यूज बनती है और अपनी स्पाइसी पोस्ट दिखाकर मासामुने के दिल में लड्डू फोड़ देती है। और मजीनो को लगता है कि मासामुने फोटोज खींचने में एहसास महसूस कर रहा है, लेकिन वो उसे रीश्योर करती है कि कॉस्प्लेयर्स को दिखावा करना पसंद होता है और अब वो दोनों लगभग दोस्त बन चुके हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं। और वही ओजिनो उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह से उसे लिलिया का पता चला और फिर शुरू करता है मैंसप्लेनिंग कॉस्प्ले वर्ल्ड की 4 हेवनली क्वींस के बारे में। और वो बताता है कि इस चेन के टॉपर जो थी मायरा, उसने कुछ महीने पहले अचानक रिटायर कर लिया और अब लोग सोचते हैं कि शायद लिलिया उसकी जगह लेगी। और वो ये भी बताता है कि मासामुने जैसे बेकार फोटोग्राफर हमेशा एक स्टार कॉस्प्लेयर को नीचे खींचते हैं और यही वजह है कि वो आज उसे सिखा रहा है। और ये सुनकर मासामुने को आखिर समझ आता है कि वो और रिसा एक टीम है। और अगले दिन मासामुने रिसा के लिए लिलिया की ढेर सारे रेयर मैगजीन खरीदता है और रिसा हैरान होकर पूछती है कि क्या वो सिटीजन में इंटरेस्टेड है। और सारे पोस्टर देखकर मासामुने बस इतना कहता है कि वो एक मैन ऑफ कल्चर है। और रिसा हंसती है और कहती है क्योंकि उसे इन फीमेल कैरेक्टर्स की जगह पर खुद को रखना अच्छा लगता है और हो सकता है कि वो मैसोकिस्ट हो और दोनों मिलकर किसी डार्क माफिया रोमांस की पावर कपल बन सकते हैं। और जब मासामुने की इमेजिनेशन उसे किसी R18 हेवन की ओर ले जाने लगती है और तभी रिसा एक नया लिलिया फोटोशूट करने का सुझाव देती है, इस बार मिसेकिज्म थीम के साथ। और फिर वो कुछ हॉट पोजेस देती है और मासामुने अपनी नई सीखी गई फोटोग्राफी नॉलेज का इस्तेमाल करता है और अलग अलग एंगल से उसकी फोटोज को खींचता है और बाद में एक लंबा सा भाषण देता है कि कैसे वो और मेहनत करेगा ताकि रिसा को कॉस्प्ले क्वीन की जगह दिला सके। और रिसा मानती है कि उसने पहले कभी किसी से कम्पीट करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन पिछले इवेंट में मासामुने के साथ जाने के बाद अब उसमें ज्यादा पाने की चाहत जाग गई है। और तभी अचानक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उनके क्लब रूम में आती है और मासामुने को बताती है कि उनका क्लब बंद किया जा रहा है क्योंकि 3 सालों से वो एक प्रॉपर क्लब के मापदंडों पर खड़ा नहीं उतरा है और अभी ये कमरा किसी और को दे दिया जाएगा। और ये सुनकर रिसा की सांसें थम जाती है और मासामुने को जैसे ब्रेन डैमेज हो जाता है, लेकिन रिसा एक पंच मारकर फिर से उसका दिमाग ठीक कर देती है। और रिसा चिंता करती है कि अब उनके सारे मर्च का क्या होगा और सुझाव देती है कि उन्हें उनकी सारी R18 मांगा कलेक्शन को स्कूल की लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया जाए। और मासामुने उस बेवकूफ लड़की को समझाता है कि ये लाइब्रेरी है, कोई एडल्ट वर्कआउट स्टूडियो नहीं। और फिर उसे महसूस होता है कि ये सब उसकी ही गलती है क्योंकि वो क्लब का प्रेसिडेंट है और वो खुद को और भी बेकार महसूस करने लगता है। और तभी रिसा बीच में कूदती है अपने बड़े संतरों के साथ और मासामुने से कहती है चाहे क्लब बंद हो जाए पर वो उसके साथ बना रहे क्योंकि वो अब भी चाहती है कि एक दिन वो उसके पीछे पर ताली बजाए। और ये बात सुनकर मासामुने के अंदर फिर से एक नई जान आ जाती है और वो सीधा स्टूडेंट काउंसिल रूम की तरफ जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसे क्लब को बचाने के लिए एक एडवाइजर की जरूरत है। और मासामुने कई टीचर से मिलता है लेकिन सभी मना कर देते हैं और कहते हैं कि उनके पास इस तरह की कॉनी बीएस से निपटने का कोई वक्त नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि एक टीचर जो किसी जो कोडेड जनरल बैंड अल्फा की तरह लगता है और उसे बताता है कि एक नई टीचर आई है जो शायद उनके क्लब के सुपरवाइजर बनने में दिलचस्पी रख सकती है और ये
हॉट मॉमी वही निकली जो कुछ दिन पहले रिसा से टकराई थी और वो मासामुने की बात ध्यान से सुनती है लेकिन अंत में मना कर देती है। और जब मासामुने उसे पास से देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मायरा कॉस्प्ले की हेवनली क्वीन है। लेकिन जैसे ही वो ये बात सबके सामने बोलने ही वाला होता है, मायरा उसे पकड़कर एक प्राइवेट रूम में ले जाती है और वहाँ पर वो उसे साफ साफ धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा उसका कॉस्प्ले नाम लिया तो वो उसके नट्स काटकर खुले आंख पर भून देगी। लेकिन मासामुने को उसकी बातों में कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि उसके बड़े संतरे उस पर दब रहे होते हैं और आखिरकार माहौल थोड़ा शांत होता है और मासामुने उसे समझाता है कि अगर उन्हें क्लब रूम वापस नहीं मिला तो रिसा का सपना टूट जाएगा। हालांकि मायरा रिसा को पिछले कॉस्प्ले इवेंट से पहचानती है पर फिर भी वो माफी मांगती है और कहती है कि वो कॉस्प्ले की दुनिया से गद्दारी करने के बाद अब किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। और मासामुने को उसका सॉरी का बहाना पसंद नहीं आता और वो उसे धमकी देता है कि अगर वो मदद नहीं करेगी तो वो उसकी स्पाइसी कॉस्प्ले डीवीडी लीक कर देगा। और ये सुनकर मायरा को मजबूरी में उनके क्लब रूम आना पड़ता है और वहाँ रिसा अपने लिलिया कॉस्ट्यूम में उसका स्वागत करती है और मायरा का अंदर का वीप बाहर आ जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाती और फैन गर्ल मोड में चली जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी डार्क पास्ट वाली शर्मनाक चीजें कागजों में छपी हुई दिखती है और वो सीडी उठा लेती है और उसे जब्त कर लेती है और रिसा उस कॉस्प्ले एल्बम को अपनी ऑल टाइम फेवरेट बताती है और कहती है कि वो मायरा से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी। और ये सुनकर मायरा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है लेकिन फिर भी मदद करने से मना करके वहाँ से चली जाती है और बाद में वो अपने ऑफिस जाती है और जमीन पर इधर उधर गुलाटी मारने लगती है जैसे कोई लव स्ट्रक टीनेजर हो जो रिसा के कॉस्प्ले को देखकर तरस रही हो, जब तक कि वो नहीं देख लेती कि मासामुने खिड़की से उसे घूर रहा है, वो भी अपने बदसूरत चेहरे के साथ अजीब से लुक में। और अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता और उसे मजबूरी में उनके क्लब की एडवाइजर बनना ही पड़ता है। लेकिन वो मासामुने को याद दिलाती है कि उनका क्लब पहले चैंपियनशिप जीता था तो आजकल वो जो किंग की रोल प्ले कर रहे हैं उसकी तुलना में शायद वो अब इतना आगे न बढ़ पाए। और बाद में मासामुने ये साबित करने के लिए कि उनका क्लब कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है वो रातों रात मांगा आर्टिस्ट बनने का फैसला करता है और मासामुने की ड्राइंग स्किल उसे धोखा दे देती है। लेकिन मायरा उसकी मदद के लिए आ जाती है और सुझाव देती है कि वो कुछ वॉलंटियर वाला काम कर ले, जैसे छोटे बच्चों को कॉमिक्स पढ़कर सुनाना। और ये लोग वहाँ पर एक आर रेटेड लिलिया कॉमिक ले जाते हैं लेकिन उनके उल्टा बच्चों को उनकी मिल्क मॉमी में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। और उस दिन जब वो अपनी हार मानकर वापस लौटते हैं तो रिसा तय करती है कि अगर बच्चों का ध्यान खींचना है तो कॉस्प्ले ही एकमात्र रास्ता है। और अगले दिन वो अपनी लिलिया की कॉस्ट्यूम पहनकर क्लास जाती है और जैसा कि उम्मीद थी सारे नन्हे शैतान एकदम से सिम बन जाते हैं। और उसी रात मायरा को अपनी एल्फ फ्रेंड आरी का कॉल आता है और वो बात करती है कि कैसे उसे अपनी कॉस्प्ले करियर छोड़कर स्कूल टीचर बनना पड़ा। और उसे इस बात का भी पछतावा है कि उसने अपनी पूरी जवानी एक ऐसी बेवकूफ़ी भरी हॉबी पर बर्बाद कर दी जो अब वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती, जिससे वो और भी डिप्रेस हो जाती है। और अगली सुबह जैसे ही वो क्लब रूम पहुंचती है तो उसे ये दोनों एक रिपोर्ट लिखते हुए दिखते हैं। लेकिन जब वो सोचती है कि शायद अब ये दोनों समझदार हो गए हैं और तभी ये दोनों पागल शुरू हो जाते हैं बकवास करने और बताते हैं कि उन्होंने एक नकली रिपोर्ट सबमिट न करने का फैसला किया है जिसमें वो चैरिटी वर्क के दिखावा कर रहे थे। और उनका मानना है कि वो जो कर रहे हैं वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे छुपाया जाए और बल्कि वो कॉस्प्ले इवेंट में हिस्सा लेंगे और इंटरनेट फेमस होने के बारे में ही रिपोर्ट लिखना चाहते हैं। और मायरा को लगता है कि इनका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया है और वो उन्हें याद दिलाती है कि एक दिन इनको अपने लाइफ पार्टनर्स और बच्चों को और यहाँ तक कि अपने वर्क प्लेस में भी समझानी पड़ेंगी। और ये जो आज केक शेक कर रहे हैं इसकी चाम उस उम्र में इतनी आकर्षित नहीं रहेगी। और वो उन्हें सलाह देती है कि वो अपने ओरिजिनल प्लान पर ही टिके रहें और अपना क्लब रूम बचाएं। लेकिन वो दोनों बेवकूफ कहते हैं कि वो अब आने वाले मेजर कॉस्प्ले इवेंट में हिस्सा लेंगे और वहाँ कुछ बड़ा हासिल करेंगे और फिर अपनी अचीवमेंट को अपने प्रिंसिपल के सामने दिखाएंगे। और ये सुनकर मायरा को अपने वो दिन याद आ जाते हैं जब वो इतनी ही क्लूलेस और बेवकूफ हुआ करती थी जैसे ये दोनों अब हैं। लेकिन जब वो लिसा के अंदर के डिटर्मिनेशन को देखती है तो मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसको गले लगाकर खुद को कोसती है कि उसने अपनी ही इनसिक्योरिटी को लिसा के ऊपर थोप दिया। लेकिन जैसे ही ये दोनों पागल सोचते हैं कि उन्होंने मायरा को संभाल लिया है पर तभी उसकी अंदर की डीमन बाहर आ जाती है और वो लिसा को चेतावनी देती है कि अगर वो देश की सबसे बेहतरीन कॉस्प्लेयर नहीं बनी तो उसे पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। और इस बीच एक आधी पागल और आधी डरावनी लड़की कुछ एनीमे बॉयफ्रेंड मच खरीदती है और बाद में ट्रेन में एक बच्चे को डरा देती है और उसका नाम नागोमी है और वो 4 हेवनली कॉस्प्ले क्वीन में से एक है और आने वाले इवेंट में वो सेंटर ऑफ अटेंशन बनने वाली है क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइजर ने उसे स्पॉन्सर किया है। और ये बैडी विद द गॉड कॉम्प्लेक्स एक 2D बॉय प्रिंस काय की दीवानी है जो अजीबोगरीब तरीके से मासामुने जैसा दिखता है और इसलिए वो उस पॉपुलर आइडल एनिमे में सबसे लिस्ट पॉपुलर लड़का है। और इवेंट के दिन मासामुने और रिसा दोनों को बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी होती है। लेकिन ये मिस्टर सिग्मा अपनी अनऑफिशियल गर्लफ्रेंड को भरोसा दिलाता है कि उसकी लिलिया सबसे क्यूट है और इसीलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और थोड़ी देर बाद ये ऐसे शर्माते हैं कि जैसे कोई नया शादीशुदा कपल हो। और तभी मजीनो और ओजिनो इवेंट में एंट्री करते हैं और ओजिनो अपनी कॉस्प्ले मैच समझाते हुए बकवास करता है कि कैसे सारी भीड़ नागोमी की तरफ खिंच जाएगी क्योंकि वो एक नया कैरेक्टर कॉस्प्ले कर रही है और उसने इसके लिए हाई क्वालिटी गुची कॉस्ट्यूम भी पहना है। और जब ओजिनो की बकवास चल रही होती है
लड़कियां चेंजिंग रूम की तरफ जाती है, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात नागोमी से हो जाती है और ये खड़ूस लड़की अपना नखरा छोड़कर रिसा पर फोकस करती है, क्योंकि वो उसे उसकी वायरल लिलिया कॉस्प्ले से पहचान जाती है और नागोमी उसकी कॉस्प्ले के बारे में बात करना शुरू कर देती है और रिसा उससे पूछती है कि वो आज किस कैरेक्टर की कॉस्प्ले कर रही है और तब जाकर पता चलता है कि वो किसी ऐसे कैरेक्टर को कॉस्प्ले कर रही है जिसके बारे में रिसा जानती तक नहीं है। और रिसा के चेहरे पर आए डिसअपॉइंटमेंट के भाव से नागोमी चिढ़ जाती है और वो अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकालती है और उसे एक नकली फैन गर्ल कहती है जो कॉस्प्ले को उतना रिस्पेक्ट नहीं देती जितना कि उनके जैसे प्रो देते हैं। और फिर वो समझाती है कि उसे कॉस्प्ले से प्यार है और इसलिए वो किसी भी कैरेक्टर में बदल सकती है जो वो चाहे, लेकिन रिसा जैसी लड़कियां जो अपने पसंदीदा कैरेक्टर से प्यार करती हैं कॉस्प्ले से नहीं, और इसलिए वो उसके साथ कम्पीट करने लायक भी नहीं है। और जाते जाते नागोमी उसे साफ कह देती है कि जब वो अपनी नए कैरेक्टर की पोजिंग कर रही होगी तो रिसा उसकी ग्राउंड पर कदम न रखे। और रिसा की जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी वो भी ये सब सुनकर अलविदा कह देती है। और उसी समय ओजिनो मासामुने को समझाता है कि वो लोग नागोमी के बूथ के ठीक पास वाली जगह लेंगे जहाँ से सारे गेस्ट बाहर निकलेंगे और इसी रास्ते पर वो उन सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सकेंगे। और इन फैन बॉयज के अलावा मायरा भी इस इवेंट में आ जाती है, खुद से झूठ बोलकर कि वो तो बस अपने स्टूडेंट को चीयर करने आई है। और इसी बीच जब नागोमी तैयार हो रही होती है तो उसकी मैनेजर उससे पूछती है कि उसने रिसा से लड़ाई क्यों की, तो वो बताती है कि रिसा उसे मायरा की याद दिलाती है जो हमेशा उससे बेहतर थी और हर बार उसका स्पॉटलाइट चुरा लेती थी। और फिर एक दिन बिना कुछ कहे अपने कैरियर को छोड़कर चली गई। और नागोमी यहाँ तक मानती है कि उसने रिसा को जानबूझकर बुली किया ताकि वो हार मान जाए और खुद को बेकार समझने लगे, जबकि वो जानती है कि रिसा में टैलेंट है। और ये साबित हो जाता है कि नागोमी एक सर्टिफाइड चालबाज है और उसकी टीम उसके पीठ पीछे हंसती है, जबकि वो रिसा के बारे में बकवास करती रहती है। और उधर बेचारी लिसा डिप्रेशन में चली जाती है और वो सोचने लगती है कि वो वाकई वो यहाँ पर रहने लायक है भी या नहीं। और दूसरी तरफ जब माजिनो मासामुने के पास आती है और तभी नागोमी की टीम उनके पास से गुजरती है और नागोमी की नजर मासामुने के चेहरे पर पड़ती है और उसे एकदम क्लाउड 9 जैसा एहसास होता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि उसका प्यारा प्रिंस काई जे पॉप हेवन से उतरकर उसे चीयर करने आया है। और ये सोचकर वो जोश में भर जाती है और खुद से वादा करती है कि आज वो अपना सबसे बेहतरीन करियर परफॉर्मेंस देगी, ये सोचकर कि शायद मासामुने उसे एक बार प्यार करने के बारे में सोच ले। और मासामुने और ओजिनो को समझ नहीं आता कि इवेंट शुरू क्यों नहीं हो रहा जबकि नागोमी आ चुकी है। और फिर पता चलता है कि वो तो एग्जिट पर ही मॉडलिंग कर रही है और वो जो एरिया जो उन्होंने अपने लिए तय की थी वो अब किसी और ने ले ली है और इससे उनका पूरा मास्टर प्लान गड़बड़ा जाता है। और फिर मासामुने रिसा को कॉल करता है ये जानने के लिए कि उसे आने में इतनी देर क्यों हो रही है। और तभी पता चलता है कि रिसा को अपनी स्कर्ट नहीं मिल रही और जब दोनों मिलते हैं तो रिसा कसम खाती है कि उसने इस बार स्कर्ट जरूर साथ लाई थी। और मासामुने उसे लॉस्ट एंड फाउंड डेस्ट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन रिसा उसे रोक देती है और रोने लगती है कि शायद उसे कॉस्प्ले से इतना प्यार नहीं है और अगर वो बार बार इतनी जरूरी चीजें भूल जाती है। और मजिनो बताती है कि वो ऐसा तब से महसूस कर रही है जब से नागोमी ने उसे पंचिंग बैग बना दिया था। और ये सुनकर मासामुने गुस्से में आ जाता है और खुद को रोकता है कि वो उसे कोई बड़ी ड्रामा क्वीन न कह दे और इसके बजाय वो कहता है कि किसी एक कैरेक्टर से प्यार करने और बार बार उसी का कॉस्प्ले करने में कोई बुराई नहीं है और अगर ऐसा नहीं होता तो उसने शुरुआत ही क्यों की थी। और रिसा को ये बात बहुत जरूरी वेकअप कॉल देती है, लेकिन मजिनो उसे शांत रहने को कहती है और मासामुने वहाँ से चला जाता है और बाकी दोनों भी अपनी फोटोशूट के लिए निकल जाते हैं, जिससे रिसा अकेले में सोचने लगती है। और तभी मायरा जो उनके बातों को चुपचाप सुन रही होती है वो सामने आती है, लेकिन रिसा एक बार फिर से बकवास शुरू कर देती है कि अब वो मासामुने के बेबीज नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने उसे नाराज कर दिया है। और मायरा को यकीन नहीं होता कि आजकल के बच्चे इतने कॉर्नी कैसे हो सकते हैं, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। और फिर वो रिसा को बताती है कि उसके मिडिल स्कूल के एक टीचर ने पहली बार उसके कॉस्प्ले के प्यार को एक्सेप्ट किया था। और रिसा पूछती है कि क्या इसलिए वो खुद टीचर बनी। और ये सुनकर मायरा हंस पड़ती है और कहती है असल में वो तो बस जॉबलेस नहीं रहना चाहती थी। और वो ये मौका देखकर कुछ देर के लिए वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आती है कॉस्प्ले पहनकर अपने असली रूप में, मायरा द कॉस्प्ले क्वीन के रूप में। और वो बेवकूफ लड़की उसे पहचानती नहीं और सीधा सिम मोड में चली जाती है और वो रोते हुए बोलती है उसे कितना ज्यादा प्यार है उससे। और मायरा उसे गला लगाती है और समझाती है कि वो रोल प्लेइंग इसलिए कर रही है और वो कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता जब तक ये उसे खुश कर रहा है। और ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी उसे समझ में आता है कि सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी टीचर है। और उसी समय मासामुने पूरी कोशिश कर रहा होता है रिसा की स्कर्ट ढूंढने की और आखिरकार उसे स्कर्ट मिल जाती है और वो दौड़ता हुआ रिसा के पास आता है और इसी के साथ उसे नंबर 1 सिम का टाइटल भी मिल जाता है। और वो रिसा से कहता है कि उसे उन सभी चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें वो पसंद करती है, जैसे कि लिलिया का कॉस्प्ले और उसके वर्ल्ड मार्ट आउटफिट्स, क्योंकि एक असली वीप कभी ये जज नहीं करता कि कोई अपना प्यार कैसे दिखाता है। और ये चोमू से लड़का इस मौके का फायदा उठाकर उसका हाथ पकड़ता है और याद दिलाता है अगर वो हार भी गई तब भी वो उसके साथ ही रहेगा, ना इसलिए कि वो उसकी रियल लाइफ वाइफू है बल्कि इसलिए क्योंकि वो रिसा है उसकी सबसे करीबी दोस्त। और ये सुनकर रिसा फ्रेंड जोन हो जाती है और उसकी आंखों से फिर से आंसू निकल पड़ते हैं और वो मासामुने का इतना लंबा स्पीच सुनकर उसे थैंक्स बोलती है और माफी मांगती है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता
क्योंकि इवेंट खत्म होने में बस 15 मिनट बचे हैं। और तभी मायरा एंट्री मारती है और कहती है ऑडियंस को वो संभाल लेगी और रिसा को जल्दी से तैयार होने पर फोकस करना चाहिए। और उधर नगोमी अभी भी बाहर पोजिंग कर रही होती है और सोच रही होती है कि कब वो घर जाकर प्रिंस काय के साथ अपने स्पाइसी सिनेरियो को इमेजिन कर पाएगी। और तभी मायरा बाहर आती है अपने कॉस्प्ले में और जितने भी क्रिंज और कल्चर लोग होते हैं सबकी आंखें उसकी तरफ घूम जाती है। और ये देखकर नगोमी को फिर एक बार एहसास होता है कि कैसे मायरा ने उसे हमेशा हर चीज में पीछे छोड़ा, चाहे वो फेम हो या टैलेंट। और गुस्से में आकर वो अपने कपड़े उतारने लगती है, उम्मीद करती है कि उसके ना होने वाले केक शायद मायरा से ज्यादा अटेंशन खींच लें। और ये अजीब सा मूव काम कर जाता है और सारे सिम अपने कैमरा ऑन करके फ्लैश मारना शुरू कर देते हैं और सबका ध्यान खींच लेती है। और ये देखकर नगोमी अपने मैनेजर से कहती है कि आज बिना पैसे के ओवर टाइम करना पड़ेगा क्योंकि वो सुंदर है। और उधर मायरा अपनी सिग्नेचर पोजेस करती है और अंदर ही अंदर वो अपने कैरेक्टर को अलविदा कहती है और अपनी शुभकामनाएं अगली जनरेशन को सौंप देती है। और उसी समय रीसा भी अपना कॉस्ट्यूम पहनती है और वो जानती है कि आज उसकी आंखें लाल होने की वजह से वो ज्यादा अच्छी नहीं दिखेगी, लेकिन वो फिर भी मासामुने की भावनाओं की कदर करते हुए आगे बढ़ने का फैसला करती है। और जैसे ही वो बाहर जाती है मायरा और नगोमी के आसपास का जमा भीड़ बराबर हो जाती है और इस मोड़ पर नगोमी आखिरकार मानती है कि वो एक सिर्फ अटेंशन सीकिंग प्रिक है। और हैरानी की बात यह है कि उसे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और वही मायरा सोच में पड़ जाती है कि कभी नगोमी कितनी प्योर सोल हुआ करती थी, जो नए लोगों से भी दोस्ती कर लेती थी, भले ही उनके कॉस्प्ले बेकारी क्यों ना हो। और वो खुद से सवाल करती है कि इतनी टैलेंटेड लड़की खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके खुद के साथ इतना बुरा क्यों हो जाती है। और आखिरकार जब मायरा अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती है और वहाँ से जाने का फैसला करती है और तभी रीसा स्टेज पर एंट्री करती है और उसकी चमकदार एंट्री सबकी नजरें खींच लेती है। और ये देखकर इनसिक्योर नगामी अंदर ही अंदर पागल हो जाती है और वो सोचती है कैसे कोई इंसान जिसे उसने बुरी तरह से डरा दिया था अब इतनी स्ट्रांग बनकर कैसे आ सकती है। और मायरा रास्ते में वापस लौटते हुए एक नंबर की सिम बन जाती है और इसी समय रीसा स्टेज पर अपनी जगह लेती है और जोर से बोलती है अब वो फोटोशूट के लिए रेडी है। और इसके अगले ही पल वो क्यूट पोजेस मारना शुरू कर देती है ताकि वो मायरा और मासामुने दोनों की मेहरबानी का बदला चुका सके। और सारे कैमरामैन उसके चारों तरफ टूट पड़ते हैं जैसे वो इस दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। और जब नगोमी की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है तो उसे अपना ट्रेजिक बैक स्टोरी याद आता है, जब वो एक बदसूरत लड़की हुआ करती थी जिसकी कोई सोशल लाइफ नहीं थी और जो खुद को मिरर में भी नहीं देख पाती थी। और तभी उसने एनिमे कैरेक्टर्स को नकल करना शुरू किया और उसे लोगों का ध्यान मिलने लगा और यही अटेंशन उसके दिमाग में चढ़ गई और उसी ने उसे एक इगोइस्टिक साइको बना दिया। और आज भी उसे अपने ईगो से ऊपर उठना मुश्किल लग रहा है और एक डिस्परेट रूप में वो अपने फैन बॉयज को खुद से चिपकाए रखने के लिए एक अजीब सा फ्रीक शो करती है अपने पर्सनल लाइफ पोल के साथ और अंदर ही अंदर रोती रहती है। और उसी समय ओजिनो अपना एक और एक्सपर्ट येट अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता है और अपने ओटाकू रूप में आकर वो रिसा के फोटोशूट के ऊपर राय देने लगता है कि भले ही ये उसका पहली बार है और फिर भी वो सबकी नजरें अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही है, जो हर कोई नहीं कर सकता। और वो बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने कॉमिक्स वाली लिलिया की सारी पोजेज में मास्टरी हासिल कर ली है और उसमें बहुत कुछ है जो वो दिखा सकती है। और दूसरी ओर सैकड़ों कैमरे से घिरे होने के बावजूद रिसा खुश महसूस करती है और वो एनिमे वुल्व्स गॉड का शुक्रिया करती है जिन्होंने उसे रोल प्ले की दुनिया में लाने में मदद की। और साथ ही वो नगोमी को भी शुक्रिया करती है उसे इतना बुली करने के लिए क्योंकि उसी ने उसको अपनी असली टैलेंट का एहसास कराया। और अब वो मानती है कि वो पूरी दुनिया के सामने लिलिया के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए रेडी है। और अब नगोमी आखिरकार शांत हो जाती है और अपनी बेवकूफी भरी हरकतों से बाहर आ जाती है, ये एहसास करके कि उसने उस लड़की को तंग इसलिए किया क्योंकि वो खुद इनसिक्योरिटी महसूस कर रही थी। और इसके अलावा वो ये भी एडमिट करती है कि उसे उसके साथ कॉस्प्ले करना मायरा के साथ कॉस्प्ले करने से भी ज्यादा पसंद है। और रिसा के आसपास फोटोग्राफर आपस में लड़ रहे हैं कि कौन उसे सबसे पहले फेमस बनाएगा। और तभी मासामुने भी मुस्कुराते हुए उसकी एक फोटो लेता है और कुछ ही पल बाद नागोमी अपना शूट खत्म करती है और वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर बाद इवेंट खत्म होता है और रिसा सबका शुक्रिया करती है कि उन्होंने उसकी अटेंशन डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई किया, लेकिन वो सब उससे उसका इंस्टाग्राम हैंडल और बाकी डिटेल्स पूछने लगते हैं। हालांकि वो सोशली इनेप्ट है और इंसानों से बात करने में बिल्कुल असमर्थ थे और वो बिना कुछ बोले वापस अंदर भाग जाती है जहाँ पर उसे मासामुने मिलता है और वो उसे गले लगाकर रोने लगती है क्योंकि उसने उसे इतना बड़ा मैच झेलने पर मजबूर किया। लेकिन वो उसे रीश्योर करता है कि सब ठीक है और मायरा फिर से किसी क्रीप की तरह उनकी बातें चुपचाप सुनती है और आखिरकार उन्हें अपनी प्राइवेसी में छोड़कर चली जाती है। और जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलती है तभी आरी उसे ढूंढ लेती है और एक फाइनल बॉस पंच से उसे मारती है और उस पर गुस्सा करती है कि उसके कॉस्प्ले वर्ल्ड से अचानक गायब हो जाने पर। और वो बताती है कि अगर वो कॉस्प्ले छोड़ना चाहती है तो ठीक है, लेकिन अपने दोस्तों को इग्नोर करना गलत है और ये बिल्कुल भी फेयर नहीं था, खासकर जब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे, सिर्फ अपने कैरेक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर। और ये बात मायरा को काफी इमोशनल कर देती है और वो एरी से माफी मांगती है और आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाता है। और इसी बीच रिसा की मुलाकात नागोमी से चेंजिंग रूम के पास होती है और वो एकदम से सिम मोड में चली जाती है और अपनी एक लौती ब्रेन सेल भी
भी खो देती है जब वो देखती है कि उसकी $1,000,000 कॉस्ट्यूम कितनी सुंदर है। और नगोमी भी उसकी तारीफ का जवाब जो कैरेक्टर बनकर देती है और उसे भी एहसास होता है कि उससे बात करना एक्चुअली मजेदार है। और बाद में वो दोनों एक फोटो भी खींचते हैं और तभी मासामुने अपने बेवकूफी भरे स्किल के साथ बीच में आ जाता है। और जैसे ही नगोमी उसे देखती है वो रेनबो उगलने लगती है, जिससे मासामुने सोचता है कि क्या वो इतना बदसूरत है, पर असल में वो इसलिए पैनिक कर रही होती है क्योंकि वो बिल्कुल उसके 2D क्रश जैसा दिखता है। हालांकि उसे इस बात से जलन होती है कि रीसा पूरा दिन इस हॉटी के साथ रह सकती है, और फिर भी वो हिम्मत करके उससे उसका नंबर मांग लेती है। और बाद में जैसे ही रीसा चेंजिंग रूम में जाती है, बाकी सारी लड़कियां उस पर सिम करने लगती है और नगोमी भी उसके पीछे पीछे आती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। और वो अंदर ही अंदर एंजाइटी से मर रही होती है और उसे लगता है कि सब उससे हेट करते हैं, सालों से जो उसने हेट ट्वीट्स पढ़े हैं उसकी वजह से। लेकिन जब वो अपनी जिप नहीं खोल पाती तो बहुत सी लड़कियां उसकी मदद के लिए आगे आती है और यहाँ तक कहते हैं वो उसकी विलन आग से पहले से उसकी फैन है और इन दिल से हुई बातों से उसके सारे पुराने जख्म भरने लगते हैं और वो धीरे धीरे अपने बैड गर्ल सिंड्रोम से बाहर जाती है। और बाद में वहाँ से निकलने से पहले वो रीसा से कहती है कि वो उसे समर कॉमिकेट में जरूर देखना चाहेगी, जो सबसे बड़ा कॉस्प्ले इवेंट है, और दिखाती है कि उनके साथ में लिया गया फोटो इंटरनेट पर कितना वायरल हो गया है। और उस रात जब वो सब घर लौट रहे होते हैं तो रीसा सोते हुए मासामुने के कंधे पर सिर रख देती है और ये कल्चर्ड लड़का इस वन टाइम लाइफ अपॉर्चुनिटी रोम-कॉम क्ली से पल को पूरी तरह एंजॉय करता है। और जब वो उठती है और सिर हटाती है और फिर से वो उसका सिर अपने कंधे पर रखता है और वो रीसा से कहता है कि वो कुछ उसे फील ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा फील कराती है। और ये बात सुनकर उसे उस शाम की याद आ जाती है और तभी मायरा भी उस ट्रेन में चढ़ जाती है और सुन लेती है रीसा मासामुने से कह रही है कि वो उससे कितना प्यार करती है। और ये सुनकर ये सिंगल वेव घुटनों के बल गिर जाती है और सोचती है कि वो पहले क्यों नहीं समझ पाई और क्या उसका 2D लवर भी इस फीलिंग को रिटर्न करेगा। और उसकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब मासामुने भी कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन इससे पहले कि मायरा उनको प्लॉट डिफेंस डे पर बधाई देती, ये दोनों एक दूसरे से एक्साइटेड होकर बात करने लगते हैं कि लिलिया का कॉस्ट्यूम आज के लिए कितना परफेक्ट था। और ये सब कुछ कभी नहीं हो पाता अगर मासामुने बेस्ट फोटोग्राफर ना होता। और ये देखकर कि दोनों कितने बेवकूफ हैं। और इसलिए मायरा गहरी सांस भरती है और घर लौट जाती है। और अगले दिन वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है मांगा क्लब की नई रिपोर्ट लेकर। लेकिन प्रिंसिपल को ये चिंता होती है कि भले ही वो उनके सपनों को सपोर्ट करता हो, वो रीसा की फोटो स्कूल की बोर्ड पर नहीं लगा सकता क्योंकि उसे अपने क्लासमेट से बुली का सामना करना पड़ सकता है। और इसी समय उसके क्लास के कुछ लड़के उसके वायरल इवेंट फोटोज पर अपना ऑब्सेशन दिखा रहे होते हैं, खासकर उसके बड़े बड़े संतरों पर। और तभी मिकारी उसे बताती है कि वो बड़ी मुसीबत में है और शुक्र है कि ये ट्रेवल असल में डिटेंशन है, क्योंकि वो अपने सारे सब्जेक्ट में फेल हो चुकी होती है जो उसकी सारी एनर्जी चूस लेता है। और बाद में जब वो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही होती है तभी मायरा क्लब रूम में आती है और मासामुने को बताती है कि उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है और अब उन्हें क्लब रूम रखने की इजाजत मिल गई है। हालांकि उसने और प्रिंसिपल दोनों ने फैसला किया है कि उनके इस कॉस्प्ले के हॉबी को सीक्रेट रखा जाएगा, क्योंकि हर कोई उतना कल्चर्ड नहीं है और शायद उनके 2D स्केच ऑफिसन को समझ ना पाए। और प्रिंसिपल उन दिनों को याद करता है जब उसके सिर पर बाल हुआ करते थे और वो भी इसी तरह के फीलिंग से गुजरा था जिससे वो आज तक उभर नहीं पाया है। और मायरा इस बात से रिलेट कर पाती है जब वो भी एक क्लोजेटेड कॉस्प्लेयर थी और उसने भी इस बात के लिए सहमति जताई। और जैसे ही वो ये बात मासामुने को बताने वाली होती है तभी रीसा रूम में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के साथ आती है और वो मासामुने से कहते हैं कि वो अपना क्लब रूम रख सकते हैं, पर शर्त ये है कि वहाँ पर कोई R18 मांगास और कॉस्प्ले ना हो। और कल्चर के राजा मासामुने को जैसे अपनी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में दिखने लगती है जिसमें 90% कल्चर्ड कॉमिक भरी होती हैं, और फिर भी वो कसम खाता है कि वो सब साफ कर देगा या फिर कम से कम क्लब रूम तो जरूर। और जैसे ही प्रेसिडेंट वहाँ से जाती है तभी तीनों एक दूसरे को ग्रुप में हक करते हैं और तभी रीसा फिर से सिम मोड में चली जाती है क्योंकि उसका एडवाइजर और कोई नहीं बल्कि मायरा उसकी फेवरेट प्लॉट क्वीन है। और जैसे ही उसे नोस पीरियड आता है तभी मिकारी भी अंदर आती है और ग्रुप हक में शामिल हो जाती है। और बाद में जब वो बैडी वीडियो गेम कंपटीशन में मासामुने की बुरी तरह धुलाई करती है और तभी मिकारी को उसका क्वेश्चनेबल कॉस्प्ले सीडी मिल जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो एंशिएंट रोल प्लेइंग क्वीन उसके सामने खड़ी है। और इस पर मायरा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि उसे किसी बूढ़े की तरह ट्रीट करना बंद करो क्योंकि वो बस उनसे 5 साल की बड़ी है और इतने गैप वाले लोग तो शादी भी कर लेते हैं। और मिकारी पूछती है अगर ऐसा है तो क्या मासामुने मायरा से शादी करना चाहेगा, जो सुनकर मायरा सस्पिशियसली नर्वस हो जाती है और मासामुने कहता है कि हाँ वो हॉट है और दोनों को एक जैसी चीजें पसंद है और शायद रोल प्ले जैसे कुछ अजीब चीजों में भी इंटरेस्ट हो, लेकिन क्योंकि वो एक 3D है तो वो उसके लिए एक रेड फ्लैग है। और ये बात सुनकर मायरा को थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है। तभी मिकारी मासामुने से उसका टाइप पूछने लगती है और उसे एहसास होता है कि वो बेचारी लड़की जो पिछले 10 सालों से गंदे फ्रेंड जोन में है। और इसी समय रीसा मायरा से सिलाई सीखने की बात करती है और साइंस के नाम पर अपने बॉडी को वॉलंटियर कर देती है और लगभग सबके सामने कपड़े उतारने लगती है और मायरा मुश्किल से उसके प्लॉट्स को रिवील होने से बचा पाती है। और तभी मासामुने वहाँ से निकल जाता है और उसके जाने के बाद ही मायरा रीसा की मेजरमेंट लेना शुरू करती है और मिकारी खुशी से अजीब आवाजें निकालती है क्योंकि वो उसकी जूसी प्लॉट देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन तभी उसका ध्यान एक मैसेज पर चला जाता है और दूसरी तरफ मासामुने अपना सीक्रेट ट्रेजर फेंक देता है और इसके बाद वो खून के आंसू रोता है और अपने डिवाइन संतरे गॉड को सम्मान देता है और फिर वापस क्लब रूम में लौट आता है।
और थोड़ी देर बाद ओजिनो उससे कांटेक्ट करता है और उसे मिस्टर कैमरामैन के बारे में बताता है, जो एक लेजेंडरी ब्लॉगर है जो नए नए उभरते हुए कॉस्प्लेयर्स के बारे में लिखता है और ये सटीक अंदाजा लगाता है कि कौन हिट होगा या फ्लॉप। और यही वो इंसान है जिसने 4 हेवनली क्वीन कॉस्प्ले का नाम दिया था और बस बीती रात ही उसने एक बड़ा धमाका किया है एक पोस्ट के जरिए जिसका टाइटल है 5 राइजिंग स्टार ऑफ न्यू जनरेशन। और ओजिनो बताता है कि उसने रिसा को उस लिस्ट में 5वें नंबर के रूप में देखा है और इस पर वो खुशी से झूमने लगता है। लेकिन तभी मासामुने का नार्सिसिस्ट मोड ऑन हो जाता है और वो कहता है कि मेरी लिलिया हमेशा नंबर 1 है और ये ब्लॉगर तो इस पर मुंह ही बंद रखे। और ओजिनो से जमीन पर लाने की कोशिश करता है और बताता है कि ब्लॉगर ने अभी तक नंबर 4 और 5 रिवील किए हैं, जिसमें से नंबर 4 पर है नैनो, एक राइजिंग कॉस्प्लेयर जो अपनी कूल एटीट्यूड और 10x10 ऑरा के लिए मशहूर है। और जब रिसा को यह बात पता चलती है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी फ्लॉप एग्जिस्टेंट किसी इंटरनेट के लिस्ट में रैंक हो सकती है। और वही मासामुने को समझ नहीं आता कि उसे नैनो से जलन क्यों नहीं हो रही। और इसी बीच एक शेडी अकेली लड़की अपने स्क्रीन के सामने दांत पीस रही होती है क्योंकि उसे लिलिया का रैंक देखकर गुस्सा आ रहा होता है। और अगले दिन मासामुने अपने रोजाना वाले बॉयफ्रेंड रिचुअल पूरा करता है, क्लब प्रेसिडेंट होने का बहाना बनाकर, और रिसा को एक फैब्रिक मॉल ले जाता है और वो विप तुरंत लिलिया के ड्रेस के लिए वही पुराना फैब्रिक चुनने लगता है। और जब एक सेल्फ प्रोग्राम माचो उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि रिसा उससे भी बड़ी माचो है और ये बात मासामुने के नाजुक मेल ईगो को ठीक नहीं लगती और इसलिए वो मॉल में एक रैंडम लड़की के साथ सेल्फलेस बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करता है। लेकिन वो लड़की उसे अपनी डेट स्टेयर से ठुकरा देती है और इसके बाद वो लड़की भाग जाती है और मासामुने अपनी बेकार से किस्मत को कोसता है और ये लड़की वही लोनली वीप निकलती है जो पहले रिसा को देखकर अपने दांत पीस रही थी। और जब वो रिसा को मॉल के दूसरे साइड में फिर से देखती है तो वो अपने दांत फिर से पीसती है और उसकी तरफ एक ब्रोशर फेंकती है और रिसा उसे नैनो के रूप में पहचान जाती है और वो पूछती है क्या वो उसे आने वाले इवेंट में देखने आना चाहती है। लेकिन नैनो उंगली उठाकर उसे कॉस्प्ले ड्यूएल के लिए चैलेंज करती है। हालांकि मासामुने को समझ नहीं आता कि एक रैंक 4 लड़ाई क्यों शुरू करेगी रैंक 5 से। और रिसा का मानना है कि कॉस्प्लेयर्स को आपस में कम्पीट नहीं करना चाहिए और फिर भी वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। और उधर नैनो एक लंबे सोशलाइजिंग दिन के बाद थकी हुई घर लौटती है और खुद को इस बात के लिए शाबाशी देती है कि उसने रिसा को आने वाले कॉस्प्ले इवेंट के लिए इन्वाइट किया क्योंकि वो बस उससे दोस्ती करना चाहती है। और असल में ये लड़की एक सोशल एलियन है और उसे याद आता है कि वो मासामुने का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन वो उसे सिर्फ घूर कर देख पाई। और जब इवेंट वाले दिन नैनो मासामुने और रिसा के सामने होती है और हाय कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से घूरते ही रह जाती है और उसे लगता है कि सब लोग उससे नफरत करते हैं। और यहाँ तक कि जब रिसा उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो पागल लड़की फिर से भाग जाती है, जिससे रिसा को लगता है कि शायद उसे कोई दिमागी प्रॉब्लम है। और फिर जब नैनो फिर से कोशिश करती है तो वो रिसा को नागोमी से बात करते हुए देखती है और मायरा का नाम सुन लेती है, जिससे उसे एहसास होता है कि वो पहले से ही हेवनली क्वीन की दोस्त हैं और उस जैसी लड़कियां कभी भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहेंगी। और इसी बीच नागोमी रिसा से कहती है कि भले ही वो खुद एक क्वीन होकर आज कॉस्प्ले कर रही है, लेकिन ज्यादातर ऑडियंस यहाँ पर नैनो को देखने आए हैं जो उस फ्रेंचाइजी के एक पॉपुलर कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने वाली है जो इस इवेंट के होस्ट हैं। और रिसा बताती है कि नैनो ने उसे एक डुएल के लिए चैलेंज किया है और ये सुनकर बेचारी नैनो की आंखों की चमक ही चली जाती है क्योंकि उसे आखिरकार समझ आता है कि वो सोशल सिग्नल्स देने में कितनी बेकार है। और उसे अपनी सैड बैक स्टोरी याद आती है। मिडिल स्कूल के बाद उसे सब लोगों ने रेयर और लोनली बुलाना शुरू कर दिया था और यहाँ तक कि उसकी मदर ने भी उसे नहीं बख्शा, जिस वजह से उसने खुद को अपने कमरे तक सीमित कर लिया था। लेकिन फिर एक दिन उसने एक फैंसी ड्रेस पहनकर खुद से भी बड़े अजीब लोगों की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया और ये याद करके वो मोटिवेशन से भर जाती है और वो कसम खाती है कि आज वो अपनी पहली दोस्त बनाएगी। और बाद में जब इवेंट शुरू होता है तो मायरा मासामुने से पूछती है कि रिसा किसका कॉस्प्ले कर रही है क्योंकि आज के इवेंट का सेंटर फोल है लिलिया सिंड्रेला नाम की सीरीज। और तभी रिसा लिलिया के कॉस्प्ले में एंट्री करती है, लेकिन एक अलग ही स्टाइल में। और मासामुने गर्व से बताता है कि लिलिया का उस सीरीज के साथ एक कोलैबोरेशन है जिसमें वो एक स्पेशल कैरेक्टर के तौर पर है। और उसकी क्यूटनेस देखकर मायरा के नाक से खून निकल जाता है और नैनो भी उसे देखकर ब्लश करने लगती है। और जैसे ही वो उसे स्टेज पर जाते हुए देखती है और बाद में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो सब उन्हें चेयर करने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या ये दोनों एक फेस ऑफ कर रहे हैं। और इस दौरान नैनो पूरी कोशिश करती है कि वो रिसा से पूछ सके कि क्या वो उसके साथ एक फोटो लेगी, लेकिन सोशल एंजाइटी के चलते वो हार मान लेती है और मुड़ जाती है। और इसी समय रिसा उससे वही सवाल पूछती है, लेकिन ये डिल्यूजनल लड़की मान बैठती है कि वो इतनी खास नहीं कि कोई उसके साथ फोटो लेना चाहे और वो चुपचाप वहाँ से चल देती है जैसे कोई रिजेक्ट की गई साइड चिक हो। और बाद में वो अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कोसती है और वहाँ से भाग जाती है और उसे अपनी नकली दोस्तों की याद आती है। और मिडिल स्कूल में लोग उसे इसलिए तंग करते थे
क्योंकि वो हमेशा मांगा और एनिमे की बातें करती रहती थी और अपने दोस्तों या उनकी जिंदगी की परेशानियों पर ध्यान ही नहीं देती थी। लेकिन जैसे ही वो पुराने बातें याद करके पैनिक अटैक के कगार पर पहुंचती है, तभी मासामुने वहाँ पर आ जाता है और नैनो को अंदर का जानवरों से भागने को कहता है। लेकिन मासामुने की टोकनो जुत्सु उसे रोक लेती है और एक अनपेड थेरेपिस्ट की तरह रोल प्ले करते हुए वो उससे पूछता है कि वो रिसा के बारे में क्या सोचती है। और भले ही उसकी इंटरनल मोनोलॉग कुछ और ही सिनेरियोस चिल्ला रही हो, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव कुछ और ही कहते हैं। और मासामुने उससे कहता है कि अगर उसे रिसा पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, शायद ये राइजिंग स्टार रैंकिंग की वजह से हो और वो उसे जज नहीं करेगा क्योंकि वीब एक दूसरे को जज नहीं करते। लेकिन वो जानना चाहता है कि वो ऐसा क्यों महसूस करती है। और ये सुनकर नैनो को एहसास होता है कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन जब वो कोशिश करती है तो उसकी आवाज़ साथ नहीं देती। और मासामुने ये देख लेता है और अपनी डरावनी शक्ल को उसके सामने से हटा लेता है और वो कहता है कि वो तब तक इंतजार करेगा जब तक वो बोलने लायक ना हो जाए। और वो बोलने में कई साल लेती है, लेकिन जब वो बोलती है तो सिर्फ इतना कहती है कि थैंक यू फैब्रिक मॉल में मेरी मदद करने के लिए, और इतना कहकर चली जाती है। जिससे मासामुने सोच में पड़ जाता है कि उसने इतना टाइम बर्बादी क्यों किया अगर उसे असली सवाल का जवाब ही नहीं मिला। और उधर रिसा को नैनो के रिलेशन से उभरना मुश्किल हो रहा होता है, तो मायरा उसे फोटो बूथ से खींच लाती है और वो पूछती है कि आज वो अच्छे पोजेस क्यों नहीं दे पा रही है। और उसी समय नगोमी आती है और समझ जाती है कि रिसा उदास है क्योंकि नैनो ने उसे फ्रेंड जोन से भी बाहर निकाल दिया है। और तब नगोमी उसे एक छोटा सा भाषण देती है, दूसरों की राय मायने नहीं रखती और असली बात यह है कि तुम दूसरों के बारे में क्या सोचती हो। और वो पूछती है कि वो नैनो के बारे में क्या करना चाहती है, एक अनोइंग फैनगर्ल बन के रहना या इस वन साइड रिलेशनशिप को छोड़ देना। और रिसा जाहिर तौर पर पहली ऑप्शन चुनती है और कहती है कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है। और इसके बाद वो दौड़ती हुई वापस अरीना की ओर भागती है और उसी समय नैनो भी दौड़ती है ये बताने के लिए कि वो उसे कितना प्यार करती है। लेकिन तभी अचानक फैंस का एक झुंड उसे घेर लेता है और उसकी फोटोज खींचने लगते हैं। और इधर रिसा को कुछ नए फैंस रोक लेते हैं और वो तो ये जानकर लगभग मारी जाती है कि उसके भी फैंस हैं, लेकिन फिर भी वो सोशली इनएप्ट डिजास्टर को इन सबसे ज्यादा दर्जा देती है और किसी तरह नगोमी की मदद से वहाँ से निकल जाती है, जो उसकी जगह फोटो क्लिक करने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद रिसा आखिरकार नैनो को ढूंढ लेती है और एक बार फिर से पूछती है क्या वो उसके साथ फोटोज लेना चाहेगी। और ऑडियंस उसकी इस बेशर्मी पर हैरान जाते हैं और इस बार भी नैनो के लिए हाँ कहना मुश्किल होता है। और तभी रिसा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आग लगाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे फोटो बूथ तक खींच लाती है। और वहाँ पहुंचकर वो लिलिया स्पिनऑफ का एक पोज देती है, जिसे देखकर नैनो भी अपने कैरेक्टर का पोज देती है और शो का एक वुडू स्पेल तक बोल देती है। और अब वो मूर्ख नहीं रही और जैसे ही फोटोग्राफर्स काम पर लग जाते हैं, दोनों एक के बाद एक पोज बदलने लगती हैं जैसे कोई ट्विन फ्लेम्स हो। और यहाँ तक कि मायरा और मासामुने भी उनकी फोटोज लेने से खुद को रोक नहीं पाते। और बाद में रिसा नैनो को उसके साथ इस पूरे नाटक में साथ देने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन जवाब में वही सिग्नेचर डिस्टेयर मिलता है जिससे उसे आखिरकार कुछ समझ आने लगता है। और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, मासामुने उससे पूछता है क्या वो उसका नंबर नहीं लेना चाहती, तो वो जवाब देती है कि नहीं, वो उसे और परेशान नहीं करना चाहती। और जैसे ही वो जाने लगती है, नैनो का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फिर से हमला करता है और उसे बताता है कि रिसा तो एक सोशल स्टार है और उसे और दोस्तों की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उसे पलटकर जवाब देती है कि वो रिसा से दोस्ती करना चाहती है क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ फोटो लेने नहीं आई थी। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है, उसकी ट्रोमोटाइप पास से उसे रोकने की कोशिश करती है, ये कहकर कि अगर वो इससे ज्यादा आगे बढ़ी तो वो रिसा को अपनी नॉनस्टॉप बकबक से बस परेशानी करेगी। और वो डिप्रेस घोस्ट ये भी याद दिलाती है कि उसे कभी ड्रेडेड फ्रेंड जोन का भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि उसके पास दोस्ती नहीं होंगे। और नैनो उसे चुप रहने के लिए कहती है और तेजी से डे लाइट में कदम रखती है और रिसा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। और जब नैनो रिसा से पूछती है कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगी, तो वो पगली बिना सोचे समझे उसे उछलकर गले लगा लेती है, जिससे नैनो शर्म से लाल हो जाती है। और वही मासामुने और मायरा इस खूबसूरत पल को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी बीच जैसे ही मिकारी एक फोटोशूट के लिए पोज देती है, तो वो सोचती है कि मासामुने का ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचे, क्योंकि ना मॉडलिंग और ना ही कपड़े उतारना उसके लिए काम कर रहा है। और उसे याद आता है कि उसने अपने मैनेजर से इस साइड कैरियर कॉस्प्ले को शुरू करने की बात की थी। और अब वो मन ही मन मासामुने को चैलेंज देती है कि वो तैयार हो जाए। हालांकि खुद उसे इस बात का अंदाजा नहीं कि वो इस कहानी की साइड कैरेक्टर है। और कॉस्प्ले एरिना में जैसे ही इवेंट खत्म होता है, नैनो रिसा के साथ घर जाने के लिए इंतजार करती है और खुद से ही मुस्कुराती है। और तभी नगोमी हमला करने आती है और इनरेलेवेंट बालों के रंग के साथ भी खुद को रेलेवेंट दिखाने की कोशिश में कहती है कि रिसा से जलन की वजह से झगड़ा करना बंद कर दे, बस इसलिए कि वो उससे ज्यादा सुंदर है। और वो यहाँ तक कहती है कि उसका चैरिटी सेंटर फ्री ड्रामा देता है, तो अगर उसे किसी से लड़ाई करनी है तो वो बुरी इंसान बनने के लिए तैयार है। और तभी नैनो उसे रोकते हुए कहती है कि वो सब कुछ गलत समझ रही है। और इसी समय रिसा भी आ जाती है और बताती है कि अब सब कुछ सुलझ चुका है। और ये सुनकर नगोमी थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन मासामुने उसकी तारीफ करता है कि उसने रिसा की मदद की, जिससे वो सीधे डुलू हेवन में पहुंच जाती है। और बाद में जब नैनो रिसा से खुलकर बात करती है, तो वो बताती है कि उसने भी बचपन से लिलिया को पसंद किया है, जिससे वो पागल लड़की बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब नैनो ये बताने की कोशिश करती है कि उसे इस शो में क्या पसंद है और क्या नहीं, तो वो इस बारे में नहीं बोल पाती,
क्योंकि उसका पास्ट सेल उसे बार बार याद दिलाता है कि वो कितनी ईमो और डिस्कस्टिंग हुआ करती थी और उसे मिडिल स्कूल की एक पुरानी घटना याद आ जाती है। लेकिन इस बार वो खुद को विक्टिम की तरह पेश नहीं करती बल्कि अपने पुराने बिहेवियर से सीख लेती है और रीसा से पूछती है कि उसे इस कैरेक्टर में क्या पसंद है और रीसा एक्साइटेड होकर बात करना शुरू करती है और ये सुनकर नैनो बहुत खुश हो जाती है और उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसका पुराना सेल्फ गलत नहीं था और वो तो बस उसे इंसानों से अच्छे ढंग से जुड़ना सिखा रहा था। और जैसे ही नैनो को ये एहसास होता है तो उसका पास्ट का घोष गायब हो जाता है और वो पहली बार खुद को आजाद महसूस करती है। और इसी बीच एक हॉट ब्लॉन्डी जिसे चीजें खो देने की आदत है और वो कुछ लड़कों को नैनो और रीसा की हाल ही में हुई कोलैब के बारे में बातें करते सुनती है और वो उन्हें बताती है कि भले ही उसने अभी अभी कॉस्प्लेइंग शुरू किया है लेकिन जल्दी ही वो सबसे बड़ी सनसनी बनने वाली है। और अगले दिन नैनो और रीसा और उसके ना होने वाले बॉयफ्रेंड मासामुने से स्कूल के बाद मिलती है और तीनों एक लोकल फोटो स्टूडियो में एक शूट के लिए जाते हैं और स्टूडियो का मालिक चीका एक सर्टिफाइड रेंगो फ्लैग है जिसे मायरा ने उनसे मिलवाया था और जो उनके जोजो कोडेड माचो टीचर का ड्रिंकिंग बडी भी है। और चीका उन्हें अपने स्टूडियो के किसी भी कमरे को इस्तेमाल करने की परमिशन देता है और खुद ही उनके लिए फोटोग्राफर बनने का ऑफर भी देता है और वो बताता है कि वो मायरा के पहले इन्फेमस सीडी का फोटोग्राफर था। हालांकि ये सुनने के बाद भी रीसा अपने बेकार फोटोग्राफर मासामुने के प्रति वफादार रहती है और गैंग स्टूडियो के पहले रूम की तरफ बढ़ती है और मासामुने पहले से कमरे में जाकर सब सेटअप देखता है और उधर रीसा और नैनो कपड़े चेंज करती हैं और इसी दौरान नैनो बताती है कि उसने उसी दिन से मासामुने के हैरिम को ज्वाइन कर लिया था जब वो उसका साइकोथेरेपिस्ट बनकर सामने आया था। और कुछ देर बाद दोनों बाहर आती हैं, लेलिया और उसकी साइड चिक नोकियल के कॉस्प्ले में जो मासामुने के फेवरेट साइड स्टोरी के कैरेक्टर हैं और उन्हें देखकर मासामुने अपने अंदर के फोटोग्राफर को एक्टिव कर लेता है और दिमाग में कुछ फ्यूचर के पोजेस भी याद करने लगता है। और नैनो बहुत खुश होती है कि अब वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर पा रही है और वो रोल प्ले भी पूरे दिल से करती है क्योंकि उसका कैरेक्टर लिलिया का शाइनिंग आर्मर है। और जैसे ही वो लिलिया का चेहरा छूती है ताकि सब कुछ और भी ऑथेंटिक लगे और मासामुने को चिंता होती है कि कहीं ये शूट रेनबो फ्लैग वाले थीम में ही ना बदल जाए। और तभी कॉस्प्ले इवेंट में दिखी वो ब्लॉन्ड चिक कमरे में घुस आती है चीका की चेतावनी के बावजूद और वो सीधे रीसा का हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगी। और ये देखकर नैनो का दिमाग एक पल के लिए उड़ जाता है और वो अंदर से मरी जाती है ये सोचकर कि अब क्या होगा। और वो सोचती है कि कुछ दूसरे पीसीस इतनी आसानी से कैसे सब कुछ हासिल कर लेती है जबकि खुद को उसे यहाँ पर पहुँचने में 10 एपिसोड लग गए। और वो यहाँ तक पूछ लेती है कि क्या वो फोटोज लेना चाहती है और स्पाइनलेस लिसा लगभग हाँ बोल देती है। लेकिन तभी नैनो बीच में आकर उसे टोकती है और कहती है कि दफा हो जाओ और उसकी मेहनत से कमाई गई डेट को बर्बाद करना बंद करो। और तभी रीसा बीच में आती है और नैनो से कहती है शायद वो इतनी बुरी भी नहीं है जितने लोग उसके पास्ट में थे और ये भी कहती है कि एक न एक दिन वो दोनों किसी बात पर बॉन्ड कर लेगी। और आखिरकार दोनों को एनिमे और कॉस्प्ले पसंद है और नैनो उसे गुस्से में जवाब देती है कि अगर उसने नोटिस न किया हो तो वो बस इसलिए नाराज है क्योंकि रीसा ने उससे वादा किया था कि वो उसके साथ अकेले कॉस्प्ले करेगी और वो इस पल को किसी तीसरे पर्सन के लिए खराब नहीं करना चाहती। और मासामुने भी आगे आता है और रीसा से कहता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करना बंद करे और उस नई लड़की एरिया के साथ कभी और मिलने का प्लान बनाए। और इसी बीच जब नैनो एरिया को जाने के लिए कहती है तो वो डुलू क्वीन उसकी मेकअप और लुक्स की तारीफ करने लगती है और नैनो पलटकर उसे सुनाती है कि इतनी खूबसूरत दिखने वाली लड़की को कॉस्प्ले में वक्त बर्बाद करने के बजाय किसी मॉडलिंग एजेंसी में जाना चाहिए। जिससे वो लड़की ब्लश करने लगती है और कहती है अगर होगा तो कॉस्प्ले ही होगा नहीं तो कुछ भी नहीं। और यही बस एक लाइन नैनो का दिल बदलने के लिए काफी होता है और वो तुरंत मान जाती है उसके साथ फोटोशूट करने के लिए। और जैसे ही वो चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने जाती है बाकी सब आपस में बात करते हैं कि इतनी हॉट लड़की को उन्होंने पहले कभी क्यों नहीं देखा। और फिर उन्हें याद आता है कि वो सिंड्रेला कॉस्प्ले इवेंट में आई थी और तभी वो अंदर आती है और पहनकर आती है अब तक का सबसे अंडरवेयरिंग कॉस्ट्यूम और जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि क्या वो मजाक कर रही है। और वो खुद को कोई फैंसी कैरेक्टर बताती है जिससे नैनो अचानक अपनी म्यूट फेस से बाहर जाती है और उसे लेक्चर देना शुरू करती है कि उसके कॉस्प्ले का कॉन्सेप्ट कितना खराब है। और मासामुने यकीन नहीं कर पाता कि ये एग्जिस्टेंस क्राइसिस वाली लड़की अंदर से इतनी गहरी एंगर इशू लेकर घूम रही थी जबकि वो गुस्से में आर्या के कैरेक्टर के रेड हेयर को लेकर रेट कर रही होती है। और इसी बीच जब सबको लगता है कि ये मिस गुडी टू सूस आसानी से हार मान लेगी और वो उसे चीयर करने के लिए आगे बढ़ती है और बेचारी आर्या जब रीसा का सुपर सेट मोड एक्टिवेट होता है तो वो सामने वाले पर बुरी तरह टूट पड़ती है और उसे कॉस्प्ले गॉड का इंसल्ट करने के लिए सुनाती है। और वो कहती है कि उसमें बहुत पोटेंशियल है जो बस टैलेंट की कमी के कारण बर्बाद हो रहा है। और इसके बाद दोनों तय करते हैं कि रीसा अगले कुछ दिनों तक उसकी अनपेड कॉस्प्ले गुरु बनेगी। और जब ये दोनों अपने अपने प्लान्स में खोए होते हैं और नैनो को ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई जेलस एक्स है जो खुद को एक फेंका हुआ कचरे का बैग महसूस कर रही हो। और बाद में जब लड़कियां चेंजिंग रूम की तरफ जाती हैं तो आर्या पूछती है कि क्या वो उनके कॉस्ट्यूम को पास से देख सकती है। लेकिन जब वो रीसा के कपड़े देख रही होती है तो उसकी नजर उसके बड़े बड़े संतरों पर टिक जाती है और वो पूछती है कि क्या वो उनको छू सकती है। और नैनो के विरोध के बावजूद रीसा हाँ कर देती है और नैनो की नाराजगी तब खत्म हो जाती है जब रीसा उसे भी वो ऑफर देती है। और जैसे ही नैनो उसके संतरे के सॉफ्टनेस को महसूस करती है
तो वो कसम खाती है कि वो कभी अपने हाथ नहीं धोएगी। और थोड़ी देर बाद नैनो शिकायत करती है कि उसके तो फ्लैट हैं और रीसा इस बात का विरोध करती है और कहती है फ्लैट इज जस्टिस। लेकिन आर्या फिर भी उसके नॉन एग्जिस्टिंग मसल की शिकायत करती है और आखिरकार वो सभी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लड़कियां कभी खुश नहीं रह सकती और फिर हार मान लेती हैं। और अगले दिन आर्या उनके क्लब रूम आती है एक एनिमे वॉच पार्टी के लिए, जहां मासामुने वीव गाइड उनका लीडर होता है और वो लिलिया सीरीज से शुरुआत करते हैं और तीनों बेवकूफ तो इस पर पागल हो जाते हैं। लेकिन आर्या ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखती और वो कहती है कि वो बाहर वॉक पर जाना ज्यादा पसंद करेगी। और नैनो कहती है कि अगर वो वीव मीटर में नीचे रहकर ही खुश है तो वो कभी भी रीसा की तरह कॉस्प्ले करना नहीं सीख पाएगी। और ये सुनकर आर्या को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वो कॉस्प्ले वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचने के लिए कुछ भी करेगी। और नैनो को उसकी ये बात कुछ ठीक नहीं लगती, लेकिन वो इग्नोर कर देती है और सब अगले स्पिन ऑफ की तरफ बढ़ जाते हैं। और इस बार का स्पिन ऑफ आर्या को बहुत प्रभावित करता है और जैसे ही उसका ट्रेजिक एंडिंग आता है वो रो रो कर अपनी आंखें सुझा लेती है और ही वीव गैंग इस बदलाव की जमकर तारीफ करते हैं। और बाद में आर्या बताती है कि ये सीरीज उसे उस मांगा की याद दिलाती है जो वो कभी बहुत पसंद करती थी बचपन से ही। और तब से वो हर दिन कुछ एनिमे सीरीज देखते हैं और फिर साथ में घर जाते हैं और कुछ खाना खरीदते हैं और नई चीजें ट्राई करते हैं। हालांकि सैकड़ों सीरीज देखने के बाद भी आर्या कहती है कि उसे सबसे ज्यादा पसंद लिलिया का दूसरा स्पिन ऑफ आया और तब रीसा उसे ऑफर देती है कि वो चाहे तो लिलिया की जगह ले सकती है। लेकिन आर्या इसे ठुकरा देती है और कहती है कि वो 4 लोगों की उनकी स्क्वाड में से तीसरे नंबर की लड़की एरियल का कॉस्प्ले करना चाहती है। और जैसे ही ये तय हो जाता है ग्रुप अगला सेटिंग लेता है और कॉस्ट्यूम की तैयारी शुरू हो जाती है। और एरियल जिद करती है कि उसका कॉस्ट्यूम हाई क्वालिटी हैंडमेड होगा और मासामुने को ये बात थोड़ी फिसी लगती है। और उसी रात नैनो को एक लिस्ट मिलती है 20 ऐसे आर्टिस्ट की जो टॉप 5 कॉस्प्ले लिस्ट में नहीं आ पाए और उनमें उसे आर्या की एक फोटो दिखती है। और मामला और भी अजीब तब हो जाता है जब वो देखती है कि आर्या ने जिस कैरेक्टर का कॉस्प्ले किया है वो तो कई साल पुराने एनिमे से है जिसके बारे में उसे जीरो ओटाकू नॉलेज के ये साथ पता होना नामुमकिन है। और अगले दिन वो ये बात लेकर जाती है वीव मास्टर मासामुने के पास और वो उस कैरेक्टर को पहचान लेता है। वो थी मिलिया, एक पुरानी मांगा सीरीज की कैरेक्टर। और वो बताता है कि ये वही सीरीज है जो उसने सबसे पहले खरीदी थी और उसे ये इतना पसंद आया कि उसने इसके ऑथर को फैन लेटर भी भेजा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस ऑथर ने जवाब में लिखा था कि अगर वो सोशल आउटकास्ट नहीं बनना चाहता तो इस मांगा के बारे में किसी और से बात ना करे। और बाद में इस सीरीज को काफी हेट मिला क्योंकि लोग कहने लगे कि ये लिलिया जैसी बहुत ज्यादा लग रही है और इस वजह से उसे कैंसिल कर दिया गया। और अब ये और भी अजीब लगता है कि आर्या को इसके बारे में पता कैसे चला। और जैसे ही मासामुने अपनी सीक्रेट मांगा कलेक्शन से वो कॉमिक निकालता है तभी आर्या कमरे में आती है और उसे तुरंत पहचान लेती है और कहती है ये उसकी फेवरेट कॉमिक थी बचपन से। और ये सुनकर नैनो चिढ़ जाती है और उस पर भड़क उठती है और वो उससे पूछती है वो सबके सामने सच क्यों नहीं बोल रही जबकि वो खुद को एक पॉपुलर कॉस्प्लेयर बनाना चाहती है, तो फिर ऐसे रैंडम और अनक्लियर कैरेक्टर को क्यों चुना। और आर्या कहती है कि वो ज्यादा बातें इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको दोस्त बने सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। लेकिन नैनो तो एक लंबा और जोरदार भाषण देती है कि कैसे वो तीनों नारुतो और उसके टोकनो जुत्सु से पले बड़े हैं और इसी वजह से वो ओवर शेयरिंग में यकीन करते हैं किसी भी और चीज से ज्यादा। और किसी अजीब वजह से आर्या इस बात से इंस्पायर हो जाती है और एक बड़ा राज खोलती है कि मिलिया पर जो मांगा लिखी गई थी उसे उसके फादर ने लिखा था। और अब शुरू होती है उसकी एक ट्रेजिक सब स्टोरी। और उसे वो कॉमिक बहुत पसंद थी लेकिन उसके पापा को उसके कैंसिलेशन ने डिप्रेशन में डाल दिया और हालात तब और बिगड़े जब उसकी मदद ने उसे जिंदगी सुधारने और कोई काम करने की डांट लगाई ताकि घर का खर्चा चल सके। और धीरे धीरे दोनों का डिवोर्स हो गया और उसके फादर को अपने अधूरे काम के लिए ऑब्सेशन बढ़ती गई। लेकिन इन सब से ज्यादा उसे जिस बात ने तोड़ा वो थे उसके फादर के आखिरी शब्द जो उन्होंने गुस्से में बोले थे। और जब आर्या अपने फेवरेट कॉमिक का बचाव कर रही थी तो उसके फादर ने उसे फ्लॉप बेकर का कूड़ा कह दिया जिसने उनकी जिंदगी और कैरियर दोनों बर्बाद कर दिए। और उस दिन के बाद से आर्या ने अपने फादर की कोई खबर नहीं सुनी और उसे तो ये तक नहीं पता कि वो जिंदा है या फिर नहीं। और इसी वजह से वो एक टॉप कॉस्प्लेयर बनना चाहती है ताकि जब वो मिलिया का कॉस्प्ले करे तो उसके फादर उसके बारे में सुने और शायद वो दोबारा मिल सके। लेकिन उससे भी ज्यादा आर्या ये कहना चाहती है कि उसे वो मांगा जिसे उसके फादर ने नफरत से देखा उसे ये कितना ज्यादा पसंद है और कैसे उसने इसकी जिंदगी बदल दी। और ये सब सुनकर रीसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है इससे ज्यादा प्योर वजह कॉस्प्ले के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और नैनो भी आखिरकार अपने ट्रस्ट इश्यूज को एक तरफ रख देती है और वादा करती है कि वो उसकी मदद करेगी। लेकिन तभी रीसा सब कुछ बर्बाद कर देती है जब वो सजेस्ट करती है कि उनका डेब्यू समर कॉमिकेट में होना चाहिए। और ये सुनकर नैनो को सीधा सोशल पैरालिसिस हो जाता है कि उसे याद आता है कि वहाँ पर आधा मिलियन लोग होंगे। और उसकी हालत और तब बिगड़ जाती है जब उसे याद आता है कि उनके स्क्वाड में अभी भी एक मेंबर की कमी है जो मिरियल का रोल निभाए। और तभी मिकारी क्लब रूम में एंट्री लेती है और उसे देखकर रीसा एक मास्टरमाइंड जैसी मुस्कान देती है। और वही आर्या सीधे अपने सिम मोड में चली जाती है और कहती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। और मिकारी पूछती है क्या तुम मेरा ऑटोग्राफ लेना चाहोगी बस अपने स्टारडम का जलवा दिखाने के लिए। और मासामुने से चल रही सारी बातें सुनने के बाद और मिकारी कहती है कि अगर वो उससे कहे तो वो मिरियल का कॉस्प्ले करेगी
और आर्या को झटका लगता है ये जानकर कि ऐसी लड़की को भी इस लूजर के ऊपर क्रश हो सकता है। और जैसा कि वादा किया गया था और जैसे ही मासामुने उससे कहता है तो वो तुरंत उनकी स्क्वाड की चौथी मेंबर बनने के लिए हाँ कर देती है। और रिसा थोड़ा चिंता करती है कि क्या ये सब उसकी एजेंसी के लिए ठीक रहेगा। तो मिकारी उसे क्लियर करती है कि उसे पहले से परमिशन मिली हुई है और असल में ये अल्ट्रा सिम पूरे 2 महीने मेहनत करती रही सिर्फ इसीलिए कि उसकी टीम उसे परमिशन दे दे ताकि मासामुने उसे एक लड़की की नजर से देख सके। और ये बात भी आर्या को कुछ हजम नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सब मिलकर कॉस्ट्यूम पर काम शुरू कर देते हैं। और जैसे ही रिसा आर्या की मेजरमेंट लेने लगती है और मिकारी पूछती है कि उसकी मेजरमेंट क्यों नहीं ली जा रही और रिसा कहती है कि उसे 4 महीने पहले वाली मेजरमेंट याद है। और इस पर मिकारी कहती है कि हो सकता है उसके चेस्ट में कुछ इंचेस बढ़ गए हों, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि वो कभी भी रिसा की तरह संतरे नहीं उगा पाएगी। और बाद में जब सब स्टिचिंग कर रहे होते हैं तो आर्या आधे प्रोसेस में ही कपड़े उतार देती है सिर्फ ये देखने के लिए कि सब फिट आ रहा है। और तभी मासामुने जो अभी भी उसी कमरे में होता है वो अपनी आंखों को ब्लेसिंग होता महसूस करता है और बाकी सब घबरा जाते हैं और उसे कमरे से बाहर निकाल देते हैं, जिस पर वो अपनी बैड लक को कोसने लगता है। और उसके बाहर निकलते ही आर्या अपनी शर्ट पहनती है और हैरान रह जाती है कि ये कितनी एक्यूरेट है। यहाँ तक कि मांगा में जो सिलवटें थी वो भी बिल्कुल वैसी ही लगती हैं। और इसके बाद आर्या स्कर्ट की तरफ बढ़ती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद वो और लड़कियां दिन खत्म मान लेती हैं और पास के एक रेस्टोरेंट में खाने का प्लान बनाती हैं। और नैनो इस मूवमेंट को अपनी लाइफ लॉन्ग विश लिस्ट से हटाने को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। और रेस्टोरेंट में मिकारी जहां अपने डाइट प्लान पर टिकी रहती है और नैनो कुछ ट्रेडिशनल खाना ऑर्डर करती है और आर्या एक फैमिली साइज मैक्सिकन प्लेटर ऑर्डर करती है और रिसा लेती है एक बजट कॉम्बो जिसमें अनलिमिटेड खाना शामिल है। और जैसे ही दोनों भूखकर अपने खाने पर टूट पड़ते हैं और नैनो सोचती है कि रिसा उसे कब ऐसे निकल जाएगी और फिर मिकारी इस नज़ारे से इंस्पायर होकर खुद के लिए एक डिजर्ट मंगाती है। और नैनो पूछती है कि क्या रिसा के पास अभी भी इतना टाइम होगा कि वो उनके ग्रुप कॉस्प्ले की तैयारी के साथ साथ अपने कॉस्प्ले सीडीज भी बना सके कोमिकेट के लिए। लेकिन ये सुनने को मिलता है कि ये बेवकूफ़ लड़की तो कोमिकेट के लिए स्पॉट एप्लीकेशन सबमिट करना ही भूल गई। और फिर भी वो कहती है कि उसे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि वो अपने उन दोस्तों के साथ अटेंड करना चाहती है जो उसी चीज से प्यार करते हैं जिससे वो करती है। और ये सुनकर बाकी सारी लड़कियां इमोशनल हो जाती है और सबके चेहरे पर हल्का सा ब्लश आ जाता है। और अगले दिन आर्या अपने स्कर्ट पर बहुत मेहनत करती है और आखिरकार उसे सही से बना लेती है। और इसके बाद सभी मिलकर प्रॉप्स और वेपन्स पर काम करते हैं और कई दिन की मेहनत, थकावट और पसीने के बाद आखिरकार ड्रेस तैयार हो जाती है। लेकिन उसी दिन जब आर्या घर लौटती है तो वो अपनी मदर को अपनी ग्रैंडमा से बात करते हुए सुनती है, जहां उसकी मदर कहती है कि उसके फादर बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। और अगले दिन जब आर्या ये सब सबको बताती है और तभी वो फूट फूट कर रो पड़ती है और वो सवाल करती है कि उसकी मदर ने उसे ये पहले क्यों नहीं बताया, जबकि उन्हें पता था कि आर्या को अपने फादर से बहुत प्यार था। और मासामुने पूछता है क्या उसने सीधा अपनी मदर के मुंह से सीधा उसके फादर का नाम सुना था और कहीं ये कोई गलतफहमी तो नहीं। लेकिन आर्या कहती है कि ऐसा संभव नहीं है, उसकी मदर ने साफ साफ कहा था। और तभी रिसा उसे गले लगा लेती है ताकि वो अच्छा महसूस कर सके। और फिर नैनो और मिकारी भी उसे ज्वाइन करते हैं, जिससे आर्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद जब वो फिर से एनर्जी महसूस करती है तो वो खड़ी हो जाती है और कहती है चलो वापस काम पर लगते हैं, क्योंकि वो चीजें करना जिससे मेरे फादर प्यार करते थे उन चीजों को करके ही मैं उन्हें अपनी प्यार दिखा सकती हूँ। और सब इस बात से सहमत हो जाते हैं और अनड्रेसिंग और फिट चेकिंग का प्रोसेस फिर से शुरू होता है। और इसी दौरान मासामुने कमरे से बाहर निकल जाता है और सोचता है इस कहानी में कुछ तो मेल नहीं खा रहा। और उस रात जब आर्या घर लौटती है तो वो कोप करने के लिए बहुत ज्यादा खाना बनाती है और बाद में वो अपनी मदर से पूछती है कि आपको फादर से शादी करना गलती लगा। और इस पर उसकी मदर बताती है कि उसने पैसों की वजह से डिवोर्स नहीं लिया जैसा आर्या हमेशा सोचती आई है, बल्कि इसीलिए लिया कि उसके फादर अपने गोल से भटक चुके थे और उसका दिन रात पास रहना उन्हें और डिस्टर्ब करता था। और वो ये भी मानती है कि उस समय वो उन्हें दिल से चाहती थी, लेकिन उसे अपने फैसले का कोई पछतावा नहीं है। और उसकी मदर कहती है कि उसने जो भी फैसला किया था वो उस समय के लिए सही था। और आर्या मुस्कुराती है ये समझकर कि कम से कम उसके मॉम डैड के बीच कोई दुश्मनी या कटुता नहीं बची। और अगले दिन जब वो क्लब रूम पहुंचती है तो उसे लगता है कि अब जब उसकी डिप्रेशन ठीक हो चुकी है तो अब शायद मासामुने उसमें गिर गया है। और अचानक वो रिसर्च के बीच चीख उठता है और एक कॉमिक पेज बाहर निकालता है और वो बताता है कि मिलिया मांगा के स्पिन ऑफ में जो कान हैं वो बिल्कुल वैसे ही हाथ से बनाए गए हैं जैसे कि लिलिया कॉमिक्स में है। और जब आर्या को लगता है कि क्या इस पागल को कान से दिक्कत है तभी मासामुने समझाता है कि आर्या का फादर कसाकी लिलिया कॉमिक के ओरिजिनल ऑथर के अप्रेंटिस थे और ये भी संभव है कि लिलिया की साइड स्टोरी जो मासामुने को बहुत पसंद है आर्या के फादर ने ही लिखी हो। और जब आर्या पूछती है कि उसका इससे क्या लेना देना तो वो ऐलान करता है तुम्हारे फादर नहीं मरे हैं और वो पिछले 10 साल से हमारे ओटाकू बाइबल पर काम कर रहे हैं। और जब वो इस पर इमोशनल हो रहा होता है दूसरी तरफ कसाकी अपने ऑफिस में उसी कॉमिक पर काम कर रहा होता है और जिससे मासामुने का शक सही साबित होता है। और जब कसाकी का असिस्टेंट उससे पूछता है वो अपना फैन मेल क्यों नहीं खोलता तो वो डिप्रेस लूजर जवाब देता है कि वो तो बस एक रिपॉप है जो एक लेजेंडरी ऑथर का काम पूरा कर रहा है। और वो बताता है कि उसे असली फैन मेल तो बस एक बार मिला था जब वो मिलिया कॉमिक्स पर काम कर रहा था और वो वही फैन मेल था मासामुने का।
और कसाकी ये भी बड़बड़ाता है कि मिलिया के दिन उसकी जिंदगी का सबसे डार्क समय था, लेकिन अब उसे अफसोस है कि उसने खुद को उस दुख में डुबो लिया, जबकि उसे अपनी बीबी और बेटी पर ध्यान देना चाहिए था। और वापस क्लब रूम में आर्या बताती है कि उसे पहले ही सब पता चल चुका था, क्योंकि उसने कल ही अपनी मदर से बात किया था और उसे समझ आया कि उसने फोन कॉल को गलत समझ लिया था। और आर्या मासामुने से कहती है, भले ही तुम जो कह रहे हो वो थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच लगे, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करूंगी, क्योंकि तुम दुनिया के सबसे बड़े लिलिया के सिंप हो। और जब वो फिर से ईमो मोड में चला जाता है और रीसा आर्या से कहती है हमें अपने कॉस्ट्यूम पूरे करने हैं और इस बार उन्हें ऐसा बनाना है कि इवेंट में सबकी नजर हम पर हो। और वो आर्या से कहती है कि अगर वो अपने कॉस्ट्यूम को इतने अच्छे से पेश करे तो शायद किसाकी तक ये बात पहुंचे और शायद वो उसे देखने भी आ जाए। और मायरा कहती है कि कॉमिकेट में वायरल होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये साल का सबसे बड़ा इवेंट है और ज्यादातर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स तो सिर्फ चुनिंदा कॉस्प्लेयर्स के लिए ही आते हैं, ना कि किसी रैंडम के लिए। और इसलिए वो सुझाव देती है कि वो इवेंट के तीसरे दिन जाएं, जब तक असली कॉस्प्ले क्वीन अपनी सूट निपटा चुकी हो। लेकिन आर्या कहती है कि वो पहले 2 दिन ही जा सकती है, क्योंकि उसके घर पर पहले से फैमिली ट्रिप प्लान हो चुका है। और थक हार कर वो कहती है अब जो सबसे अच्छा ऑप्शन बचता है वो ये है कि वो पहले से इसकी अनाउंसमेंट कर दे। और तभी सब लोग मिकारी से भीख मांगने लगते हैं कि वो ये अनाउंसमेंट करे, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। लेकिन क्योंकि वो थोड़ी एक्स्ट्रा है, वो ये काम ट्विटर पर नहीं करती, बल्कि सीधा लाइव टेलीविजन पर जाकर बोल देती है और ये बात सीधा वायरल हो जाती है। और कसाकी का साइड किक बहुत एक्साइटेड होकर उसे बताता है कि एक टॉप मॉडल उसके कॉमिक के कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने वाली है, जिसमें एरियल भी शामिल है जो उसकी ओरिजिनल कैरेक्टर है। और वो सजेस्ट करता है कि उन्हें इवेंट में जाना चाहिए और कसाकी थोड़ा सोचने का समय मांगता है। और इधर दूसरी तरफ जब मासामुने का वीब मीटर आखिरकार आर्या के कॉस्ट्यूम को अप्रूव करता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कि वो पूरी दुनिया के सामने कसाकी के कॉमिक्स के लिए अपना प्यार जाहिर करेगा, ताकि उसे कभी कोई पछतावा ना हो। और अगले दिन जब सब ट्रेन से इवेंट की ओर रवाना होते हैं तो कुछ चोमू लड़के मासामुने की हॉट गर्ल हैरम देखकर जल जाते हैं, लेकिन चैन की सांस लेते हैं ये समझकर कि वो तो शायद टूटी लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और जैसे ही वो वेन्यू पर पहुंचते हैं गर्मियों की लहर उनको झटका देती है और मासामुने अपना समर एसेंशियल बैग खोल देता है, जिसमें वाटर कूलिंग पैड और एक एक्स्ट्रा कैप होती है जो वो आर्या को दे देता है। और एंट्री पर उन्हें ओजिनो और मजिनो मिलते हैं, जो मासामुने को बताते हैं कि उनकी मिकारी से हुई कोलैब पॉप वर्ल्ड में कितना धमाका मचा रही है। और वो ये भी बताता है कि राइजिंग स्टार लिस्ट के टॉप 3 राइजिंग स्टार कल ही पोस्ट किए गए हैं, जिनमें से नंबर 2 और नंबर 3 एक हाई डिमांड ट्विन लाइन और लेवन है। और ये दोनों एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज के मेड कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने वाले हैं, जिससे उन्हें वो लोग भी नोटिस करेंगे जिन्हें ट्विन किंग हैं और वो भी जिन्हें मेड फेटिसेस है। और बाद में जब लड़कियां चेंजिंग रूम जाती है तो वहाँ मौजूद भारी संख्या में कॉस्प्लेयर्स को देखकर सब घबरा जाती हैं और सब सोचते हैं हम इतने लोगों के बीच कैसे चमकेंगे। और थोड़ी देर बाद रीसा कहती है कि वो किसी के साथ कम्पीट नहीं करना चाहती, बस सबके प्यारे प्यारे कॉस्ट्यूम पर फैन गर्ल करना चाहती है। और आर्या समझाती है कि उन्हें बाकियों को एक एथलीट की तरह देखना चाहिए और फ्रेंडली बने रहो, लेकिन उनसे बेहतर बनने की कोशिश भी करो। और तभी रीसा को एक नर्वस कॉस्प्लेयर दिखती है जो घबराई हुई लग रही होती है और उसे याद आता है कि एक बार वो भी अपना वीक कैप भूल गई थी और वो तुरंत मदद करते हुए अपना एक्स्ट्रा कैप उस लड़की को दे देती है और फिर कसम खाती है आज मैं सबको कुचल दूंगी। और जब सब तैयार होकर मासामुने के सामने आते हैं तो उसके नाक से खून निकल जाता है और वो सीधा मर जाता है और मरने के बाद जैसे तैसे जिंदा होता है। और रीसा को अपनी एग्जैजरेटेड सब स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसकी जिंदगी लिलिया की पहली मांगा सीरीज खत्म होते ही खत्म हो गई थी। और वो बताता है कि उसने कई दिन एलनेस डिसअपीयर में बिताए जब तक कि उसका साइड स्टोरी छपना शुरू नहीं हुआ और इसलिए आज उसके लिए कसाकी का शुक्रिया करना बहुत जरूरी है। और वो रीसा से कहता है आज अपना कैरियर बेच देना। और सब मिलकर बहुत क्रिंज चीयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें नगोमी मिलती है जो हमेशा की तरह मायरा से मजाक करती है। और तभी सबकी नजर एक ट्विन पर पड़ती है जो सरप्राइजिंगली मासामुने से बात करती है और उससे कहती है कि उसने अपने कुछ सामान अपने ट्विन ब्रदर के लिए मेल चेंजिंग रूम में गलती से छोड़ा है, तो क्या वो उसे दे सकता है। और ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है जो अब तक मानकर चल रहे थे कि दोनों लड़कियां हैं। और मासामुने की तो जिंदगी बन जाती है क्योंकि वो पहली बार क्रॉस ड्रेसिंग फेम को देख रहा होता है और उसके अंदर बटरफ्लाइज और क्यूकम्बर्स उड़ने लगते हैं। और असल में लेमन एक ट्रैप क्रॉस ड्रेसिंग लड़का होता है और वो बाद में मासामुने से माफी मांगता है कि कहीं उसने उसे ग्रोस आउट तो नहीं कर दिया। और कल्चर का किंग मासामुने उसे क्लियर करता है तू एकदम परफेक्ट है और तूने जो अपनी कैरेक्टर को इतनी खूबसूरती से निभाया वो और कोई नहीं कर सकता था। और ये सुनकर लेमन शर्मा जाता है जबकि बगल में खड़ी मिकारी सोचती है कि अब इस लड़के को जेंडर की भी परवाह नहीं रही। और ट्विंस वहाँ से निकल जाते हैं और रीसा से कनेक्ट करने के बाद सभी लोग रूफटॉप की तरफ बढ़ते हैं अपने मास्टरपीस कॉस्प्ले को शो ऑफ करने के लिए। और हालांकि शुरुआत में वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, लेकिन कुछ फोटोज के बाद भीड़ धीरे धीरे छूटने लगती है और मासामुने ये सुन लेता है कि लोग कह रहे हैं फोटोज ठीक से नहीं आ रही, कितनी भी कोशिश कर लो। और अब वो अपना दिमाग लगाता है और छानबीन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि उनकी पोजेज इतनी कोऑर्डिनेटेड नहीं है जितनी की उस ट्विंस की थी। और उस पर भी लिलिया का सबसे बड़ी ताकत उसका अनलिमिटेड फोर्स आर्सेनल वो भी काम नहीं आ रहा, क्योंकि आर्या और मिकारी जो नए हैं वो पोजेस रातों रात नहीं सीख सकते और ये पूरे शूट को बर्बाद कर रहा है।
और इस पर भी गर्मी की मार सब पर भारी पड़ रही है और मायरा मजबूर होकर सबके लिए ब्रेक ले लेती है और ब्रेक के दौरान रिसा को भी प्रॉब्लम समझ में आती है। और जब नैनो उससे पूछती है कि उसे कौन से पोजेस करने चाहिए तो रिसा जवाब देती है आर्या और मिकारी वो पोजेस नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो इतने बेरोजगार नहीं है कि मेरी तरह ट्रैश कॉमिक्स देखे। और अब जैसे ही सोशली इनेप्ट नैनो घबराती है तो रिसा एक बहुत ही बेहुदा मोटिवेशन स्पीच झाड़ती है कि वो कोशिश करेगी। और तभी मिकारी सरकेज़म में कहती है तू अकेली थोड़ी कर रही है शूट, बाकियों का क्या। और अब नैनो टॉपिक बदलने के लिए पूछती है क्या रिसा ने पानी पिया है तो रिसा कहती है मैं रेगुलर पानी की बोतल से नहीं पी सकती क्योंकि लिलिया ऐसा नहीं करती और मैं कैरेक्टर में हूँ। और बाकी सब उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन आर्या कहती है उसे जो करना है करने दो, अगर वो कैरेक्टर से बाहर नहीं आना चाहती तो मैं भी नहीं आऊंगी और मैं भी एक घूंट पानी नहीं पीऊंगी। और रिसा ये कहकर बहस करती है कि उसे पता है कि वो अंदर से एक आधी खोपड़ी वाली है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दूसरों को कॉपी करना चाहिए। और तभी आर्या उससे कहती है सेल्फी स्प्रिक बनना बंद करो। और उसी समय मासामुने अपनी व्हिप ट्रेजर के साथ आता है और उसे अल्ट्रा रेयर लिलिया का बोतल देता है जिसे वो तुरंत इस्तेमाल कर लेती है। और इसके बाद जब वो दोबारा फोटोशूट शुरू करते हैं तो मासामुने अपनी कैप का इस्तेमाल उनकी नजरों को गाइड करने के लिए करता है और उनकी फोटोज पहले से बेहतर आने लगती है। लेकिन जब चीजें थोड़ी बेहतर दिखने लगती है तभी रिसा के कॉस्प्ले गॉड उसे छोड़ देते हैं और वो गर्मी से बेहोश हो जाती है। और मायरा उसकी तबीयत को लेकर परेशान हो जाती है और तुरंत शूट रोकने का फैसला करती है। और नैनो उसे उठाकर ले जाती है अपनी नाक के बराबर मसल्स दिखाते हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे नोकिल करती थी। और नर्स रिसा से कहती है कि आज के लिए छुट्टी ले ले। और घर लौटते समय उसे लगता है कि जैसे उसने पूरे माहौल का मूड खराब कर दिया हो और वो इसलिए माफी मांगती है। और जिससे मिकारी को ये सोचकर हैरानी होती है कि हीट स्ट्रोक होना उसकी गलती कैसे हो सकती है, लेकिन क्योंकि उसे हर चीज को अपने ऊपर लेना पसंद है। और रिसा सबको शांत करती है और वादा करती है कि वो दूसरे दिन के लिए सब कुछ बेहतर बनाएगी। और ये बात नैनो को चुभती है और वो अपने अंदर के नार्सिसिज्म से तंग आ जाती है और वो उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है कि ऐसा बर्ताव बंद कर दो जैसे तुम ही कमरे की सबसे जरूरी इंसान हो और बाकी सब साइड कैरेक्टर्स हैं। और रिसा रोने लगती है और नैनो कहती है कि उसे अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए और सब कुछ खुद ही करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और बाकी दोनों भी इस बात से सहमत होते हैं। और इसके बाद ग्रुप कहीं जाकर पोजेस की प्रैक्टिस करता है और मासामुने की मदद से वो 100 से ज्यादा पोजेस सीख जाते हैं। और तभी नैनो का फोन बजता है और पता चलता है कि उसका लिलिया को कैरी करके ले जाना इंटरनेट पर काफी वायरल हो चुका है और लोग उनके अगले दिन के कॉस्प्ले के बारे में पूछने लगते हैं। और इतना सारा प्यार देखकर वो कसम खाते हैं कि अगले दिन वो अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देंगे और एक बार फिर से अपना क्रीम चीयर शेयर करेंगे। और अगले दिन वो सच में उस दिन के सबसे बड़े स्टार बन जाते हैं और ट्विन से भी बड़ी बात हो जाती है। और मासामुने अपने आप को गर्व से भरता हुआ महसूस करता है अपनी ना होने वाली गर्लफ्रेंड पर। और बाद में जब वो ब्रेक लेते हैं तो आर्या लिलिया का शुक्रिया अदा करती है कि उसने अपने फादर का सपना साकार किया और सबका शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने उसे वो जरूरी पेप टॉक दिया। और आर्या याद करती है कि कैसे उसने अपने मदर से 100 बार पूछा था कि क्या उसके फादर जिंदा हैं और उसकी मदर ने याद दिलाया कि हाँ वो जिंदा हैं और तब से वो चाइल्ड सपोर्ट भेज रहे हैं जब से वो गए थे। और वो बताती है कि अब वो कॉमिक्स लिखते हैं और मदर ने उससे कहा कि अगर कभी उससे मुलाकात हो तो उसके लिए एक मैसेज जरूर देना। और उसी समय कसाकी का साइडकिक उसे लड़की की वायरल कॉस्प्ले की एक फोटो दिखाता है जिसमें एरियल भी है। और शुरुआत में वो उसे सीरियसली नहीं लेता लेकिन जैसे ही वो आर्या को पहचानता है वो होश खो बैठता है और वो उस लड़के से पूछता है कि क्या वो उसे कॉमिकेट तक जल्दी पहुंचा सकता है। और वो बिना हाथ धोए या कपड़े बदले वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में वो अपनी किस्मत को कोसता है और वो सोचता है कि यह क्या कोई डिवाइन पनिशमेंट है कि उसकी बेटी वही कैरेक्टर निभा रही है जिसे उसने कभी गुपचुप तरीके से लिखा था। और जैसे ही वो उसे सामने देखता है तो उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और उसे याद आता है कि उसे अच्छी तरह पता था कि कॉमिक्स लिखना उसकी फैमिली लाइफ को बर्बाद कर रहा है, फिर भी वो करता रहा क्योंकि वो किसी तरह फादर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतना चाहता था। और अब उसे लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही उस साइड स्टोरी को एक्सेप्ट किया जो उसने लिखी थी। और अब उसे एहसास होता है कि वो आर्या का सामना नहीं कर सकता इतने सालों बाद। और जैसे ही वो मुड़कर जाने लगता है तो आर्या उसे पीछे से पहचान लेती है और मासामुने उसके पीछे दौड़ता है ताकि उसे रोक सके। और इसी दौरान आर्या रिसा के साथ चेंजिंग रूम की तरफ दौड़ती है ताकि वो मिलिया का कॉस्ट्यूम पहन सके जो उन्होंने खास इसी पल के लिए छुपा कर रखा था। और इधर मासामुने जैसे ही कसाकी को रोकता है तो वो सोचता है कि शायद उसका एडिटर है और उससे थोड़ा और समय मांगता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि यह तो कोई रैंडम बच्चा है। और क्रिंज व्यूव होने के नाते मासामुने उसे तुरंत कहता है कि वो उसके लिलिया के हेड पर साइन कर दे। और वो ये कहते हुए डिक्लेयर करता है कि वो प्लेनेट अर्थ पर लिलिया का सबसे बड़ा सिंप है और शायद मार्स पर भी। और कसाकी पूछता है क्या वो चाहता है असली क्रिएटर साइन करे, लेकिन मासामुने जोर देकर कहता है कि वही साइड स्टोरी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी उसी राइटर से वो साइन करवाना चाहता है। और कसाकी फिर भी खुद को फेक कहता रहता है जिससे मासामुने चिढ़ जाता है और उसे खुद को नीचे दिखाना बंद करने को कहता है। और ऑटोग्राफ लेने के बाद मासामुने उससे कहता है कि वो लिलिया का एक स्केच भी बना दे ताकि वो और समय ले सके। और बाद में वो चिल्लाकर कहता है कि उसे उसकी मिलिया कॉमिक्स भी बहुत ज्यादा पसंद है, जिससे कसाकी हैरान हो जाता है कि उसे उसकी फ्लॉप काम के बारे में पता कैसे है। और मासामुने तुरंत सिम मोड में चला जाता है और बताता है कि
वो उसकी पहली कॉमिक थी जिससे वो पहली नजर में ही प्यार कर बैठा था, लेकिन वो डिप्रेस बेवकूफ उसे अपनी जिंदगी का काला धब्बा कहता है जिससे कभी होना ही नहीं चाहिए था। और यह बात सुनकर मासामुने का व्यू फ्यूज उड़ जाता है और वो उसे डांट देता है कि वो उसके लिए क्या मायने रखता है, इसका फैसला वो खुद नहीं कर सकता। और वो उसे याद दिलाता है कि ऑर्थर का काम सिर्फ उसका नहीं रह जाता जब वो दुनिया के सामने उसे रख देता है, और इसलिए वो अपना मुंह बंद रखे और उसे मिलिया से प्यार करने दे। और कसाकी को एहसास होता है कि यही वही अकेला फैन बॉय है जिसने सालों पहले उसे एक इमोशनल फैन लेटर लिखा था। और जैसे वो सुनता है कि कैसे उसकी साइड स्टोरी और पहली कॉमिक ने किसी की जिंदगी बदल दी तो वो रोने लगता है। और उसी समय आर्या अपने मिलिया कॉस्ट्यूम में आ जाती है और कसाकी की जिंदगी भर की ट्रॉमा धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और वो मासामुने से कहती है अब से आगे का थेरेपी सेशन मैं संभाल लूंगी। और कसाकी उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और माफी मांगता है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा फादर नहीं बन पाया। और आर्या कहती है कि वो इस कॉस्ट्यूम के जरिए अपने फादर के काम के लिए अपना प्यार दिखाने की कोशिश कर रही है जिस पर उसने बहुत मेहनत की है। और फिर वो उसे गले लगाती है और कहती है थैंक यू फादर मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। और ये सुनकर कसाकी के आंखों से और आंसू बहते हैं। और यहीं पर आर्या के डैडी इसूस और उसके फैमिली के झगड़े आखिरकार सुलझ जाते हैं। और बाद में जब लिसा उसे लगातार बकबक करती है कि उसे लिलिया से कितना प्यार है तो वो उसके लिए एक पोर्ट्रेट स्केच बना देता है और मजाक में उससे कहता है कि वो बकबक करने की नौकरी कर ले क्योंकि उसमें बहुत पोटेंशियल है। और वो सबका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसकी कहानी को इतना प्यार दिया और सेलिब्रेट किया। और वादा करता है कि वो इस पर तब तक काम करता रहेगा जब तक कि उसे फिर से अपनी जॉब से निकाल ना दिया जाए। और जब वो आर्या से विदा ले रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि वो अभी भी वही हेयर पिन लगाई हुई है जो उसने उसे गिफ्ट की थी। और आर्या बताती है कि ये वही पिन है जिसने एक बार लड़ाई के बाद उसके मॉम डैड को दोबारा करीब ला दिया था। और वो उसे अपनी मदर का मैसेज भी देती है जिसमें कहा गया है अगर वो फिर कभी कुछ नया बनाए तो सबसे पहले उसे ही दिखाए। और ये सुनते ही उसे अपने हाई स्कूल के दिन याद आ जाते हैं जब वो और उसकी मदर एक दूसरे को डेट करने लगे थे और एक दिन उसके पेंसिल स्केचेस देखने के बाद शादी कर ली थी। और ये सब सोचकर उसकी आंखें फिर से भर आती है और वो कसम खाता है कि अब सब कुछ सही करेगा। और अगले दिन फिर से पूरा गैंग कॉमिकेट जाता है तीसरे दिन की मस्ती के लिए। और मासामुने को याद आता है कि मायरा ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उसे एक जरूरी काम है इसलिए वो नहीं आएगी, लेकिन उसने ये भी कहा था कि वहाँ पर एक कॉस्प्लेयर है जिसे वो जरूर जाकर देखे। और आर्या भी उनके साथ जाती है क्योंकि उसकी मदर ने ट्रिप को थोड़ी देर के लिए टाल दिया था कसाकी से मिलने के लिए। और जैसे ही उसकी मदर उसे देखती है उसे बुढ़ा कहती है, लेकिन दोनों फिर भी सुलह कर लेते हैं जिससे आर्या बहुत खुश होती है। और इसके बाद ग्रुप मजीनो के स्टॉल पर जाती है जहाँ रीसा उसके कॉस्प्ले सीडी खरीदती है। और भी वो हॉट मॉमी उससे कहती है कि जब भी वो अपना सीडी बेचना शुरू करे वो सबसे पहले खरीदेगी। और बाद में वो एल्फ आरी से भी मिलते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि मायरा उसके लिए अनपेड सेल्स पर्सन बनी हुई है और वो शर्माकर कहती है कि वो डेट पर है। और वो बताती है कि वो कॉस्प्लेयर जिसके बारे में उसने जिक्र किया था वो उनके सामने है। और जैसे ही गैंग स्टॉल पर पहुंचता है वो थोड़ा निराश हो जाते हैं। वहाँ पर एक बदसूरत एयरहेड सीडी बेच रही होती है, लेकिन वो लड़की कहती है मैं असली वाली नहीं हूँ और जिस कॉस्प्ले लेजेंड के लिए वो यहाँ पर आए हैं वो इस समय रूफ टॉप पर है। और सभी लोग जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं और जैसे ही वो ऊपर जाते हैं वो एक अलग ही दुनिया पर पहुँच जाते हैं। और सामने एक बहुत हॉट चिक होती है जो किसी एक्शन फैंटेसी कैरेक्टर की तरह फ्लैश कर रही होती है। और उसे देखकर रीसा चिढ़ जाती है और कहती है कि उसकी वेस्ट उतनी स्मैच नहीं है कि वो लिलिया बन सके और ना ही उसके संतरे इतने जूसी हैं, बिल्कुल इस कॉस्प्ले क्वीन जैसे जो हर एक डिटेल पर परफेक्ट है। और रीसा की इस प्रोफेशन तक पहुंचने की डेडिकेशन को देखकर सब यहाँ तक कि आर्या भी उसे सपोर्ट करने का वादा करते हैं। और वो मासामुने को अपनी मॉम डैड की एक फोटो दिखाती है जिसमें वो अपनी पहली डेट स्पॉट पर फिर से डेटिंग कर रहे होते हैं। और वो कहती है कि ये सब बिना मासामुने के वो नहीं कर पाती और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो उसे गले लगाती है, जो देखकर मिकारी थोड़ी सी जेलस हो जाती है, जबकि सिग्मा मेल मासामुने बिल्कुल भी नहीं हिलता। और इवेंट के चौथे दिन सिर्फ रीसा और मासामुने ही पहुंचते हैं और वो रीसा के क्यूट आउटफिट से पागल हो जाता है और उसे ये सोचकर नर्वस होता है कि कहीं वो डेट पर तो नहीं आ गए। और वही रीसा ये सोचती है कि उसका दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है जब वो उसके पास होती है। और फिर खुद ही सोचती है शायद ऐसे इसलिए है क्योंकि वो उसका दोस्त है और क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है। और फिर वो बात छोड़ देती है और दोनों इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वहाँ पहुंचकर वो अपनी लिलिया आउटफिट पहनती है और मासामुने से कहती है कि वो उसे पूरा दिन अजीब महसूस कराएगी इसी में घूमकर। और मासामुने चिंता करते हैं कि कहीं लोग उन्हें डेटिंग कपल न समझ ले और इसलिए रीसा उसे एस्पेक्ट की आउटफिट देती है जो लिलिया स्टोरी का मेन लीड है और कहती है कि वो एक फिक्शनल कपल बनकर घूम सकते हैं। और जैसे ही वो चेंजिंग रूम से बाहर आता है तो वो सिंपिंग करने लगती है कि वो कितना कूल लग रहा है। और इसके बाद वो कुछ स्टॉल्स पर जाते हैं कॉमिक्स और सीडी खरीदने के लिए, लेकिन जैसे ही लोगों ने कैरेक्टर में देखते हैं तो कई लोग पैसे लेने से मना कर देते हैं, जिससे मासामुने को राहत मिलती है क्योंकि उसकी ब्रोक बैंक अकाउंट वैसे ही कंगाल है। और शॉपिंग करने के बाद मासामुने रीसा से कहता है कि यह काबिले तारीफ है कि वो लोगों को खुश कर सकती है ड्रेसअप करके, वो लोग जो हमेशा किसी बात की चिंता में रहते हैं या फिर किसी काम में बिजी रहते हैं। और मासामुने उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरता है
और वो कहती है कि ये सब कुछ कभी मुमकिन नहीं होता अगर वो इतना बड़ा वीव ना होता जो उसके अजीब से किंग्स को एक्सेप्ट कर लेता। और जब वो फिर से उसके सिर पर हाथ फेरता है जिससे उस पागल लड़की को लगभग हार्ट अटैक आ जाता है और वो सोचती है कि ये सब एस्फेट की वजह से हो रहा है या फिर मासामुने की वजह से। और तभी एक और लिलिया वहाँ से गुजरती है और अपना नाम बताती है शिया यू, एक चाइनीज कॉस्प्लेयर जो लिलिया से बहुत प्यार करती है। और रिसा तुरंत उससे घुल मिल जाती है और वो तीनों कुछ समय साथ बिताने और एक साथ फोटो खिंचवाने का फैसला करते हैं। हालांकि फोटोशूट के दौरान जब शिया यू मासामुने का हाथ पकड़ने या उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है और रिसा खुद को जलन महसूस करने से नहीं रोक पाती। और बाद में जब शिया यू अपने फोन से उसके साथ एक फोटो लेती है और लिलिया खुलकर अपनी जलन जाहिर करती है और कहती है तुम्हें तो लगता है कोई भी चलेगा बस लिलिया बनी हो। और मासामुने जवाब देता है कि वो भले ही एक वर्ल्ड क्लास सिम्प हो और उसे लिलिया हर शेप साइज और फॉर्म में पसंद है लेकिन फिर भी उसकी लिलिया वही है रिसा वाली और वो सिर्फ उसी के लिए है। और ये सुनकर दोनों बुरी तरह ब्लश करने लगते हैं। और तभी सीआईयू कहती है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं चुरा रही। और रिसा कहती है कि वो लोग डेटिंग नहीं कर रहे जिससे सीआईयू को उनके नॉन एग्जिस्टेंट ब्रेन सेल के ऊपर तरस आता है और वो उनसे अलविदा लेती है। लेकिन जाते जाते वो उनकी एक फोटो भी लेती है और वापस लौटते समय मासामुने खुद को याद दिलाता है कि उसे 3D लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जितना वो रिसा को देखता है उसकी ये रिजॉल्व उतनी ही टूटती जाती है। और अगले दिन गैंग बीच की ओर निकलता है ताकि रिसा के कॉस्प्ले सीरीज के लिए शानदार फोटो शूट किया जा सके। और उसमें मिकारी अपना होश खो बैठती है सिर्फ इसलिए कि वो मासामुने के बगल में बैठी है। और आर्या उलझन में पड़ जाती है कि इस चोमूसे लड़के में ऐसा क्या खास है जो सब उस पर फिदा है। और जैसे ही वो बीच पहुंचते हैं और मासामुने को याद आता है कि मायरा उसे एक बार लेक्चर दे रही थी कि उसकी फोटोग्राफी बेकार इसलिए लगती है क्योंकि वो लोगों को इंसान की तरह नहीं बल्कि सिर्फ इस 2D सोर्स मटेरियल के साथ मैच करने की कोशिश करता है। और वो कहती है कि असली कॉस्प्ले वही होता है जहाँ कोई इंसान और उसके कैरेक्टर एक दूसरे में पूरी तरह ब्लेंड हो जाएं, यानी वो 2.5 डायमेंशनल लेवल है जहाँ से असली और काल्पनिक का फर्क मिट जाता है। और जब तक इंसान की झलक कैरेक्टर से बाहर झांकती रहेगी तब तक उसकी फोटोज कभी भी टॉप लेवल की नहीं बन सकती। और वो ये सोचकर परेशान हो ही रहा होता है कि तभी मिकारी अपने स्विम सूट में आ जाती है और पूछती है वो कैसी लग रही है। और 2D सिग्मा मासामुने कहता है ठीक लग रही हो, लेकिन उसका चेहरा बता रहा होता है कि वो तो लकड़ी के लट्ठे को भी उससे ज्यादा पसंद कर ले। और जब वो देखता है कि मिकारी उदास हो गई है तो वो फौरन अपना इंथुजियाज्म फेक करता है और उसे सुंदर कह देता है जिससे वो सर्टिफाइड सिम वही बेहोश हो जाती है। और बाकी सारी लड़कियां भी आ जाती हैं और आर्या पूछती है तो बताओ मेरा स्विम सूट कैसा लग रहा है। और मासामुने जवाब देता है ये तुम्हारी ब्राइट पर्सनैलिटी से पूरी तरह मेल खाता है। और ये सुनकर आर्या ब्लश करती है और सोचने लगती है कि शायद वो उसके लिए फीलिंग डेवलप कर रही है। और कुछ सेकंड बाद मायरा भी आती है और कहती है अब तुम अपनी एक्सपर्ट कल्चर ओपिनियन मेरे स्विम सूट पर भी दो। लेकिन मासामुने उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और कहता है मुझे तुम्हारे जैसे बूढ़ी औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो बस अभी उसे दुनिया से मिटाने वाली होती है कि तभी रिसा आ जाती है, वो भी लिलिया के बीच कॉस्ट्यूम में। और ये देखकर मासामुने के नाक से खून का सबसे बड़ा झरना निकल जाता है और यहाँ तक कि मायरा भी ब्लड लॉस से मर जाती है। और रिसा तुरंत अंदर भागती है और बिना विग के बाहर आती है। और मासामुने को महसूस होता है कि भले ही वो अब लिलिया जैसी ना लग रही हो लेकिन फिर भी उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है बिना किसी रीजन के। और थोड़ी ही देर में पूरा गैंग समुद्र में कूद जाता है और मस्ती शुरू हो जाती है। और यहाँ तक कि नैनो भी जो पहले भीगना ही नहीं चाहती थी और वो सब मासामुने से कहते हैं कि अब उसकी बारी है। और जैसे ही वो अपनी शर्ट उतारता है सारी लड़कियां उसके हार्ड रॉक मसल को देखकर ड्रूल करने लगती है। और बाद में नैनो उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उससे उस समय बात की जब कोई नहीं करता था और वो मुस्कुरा देती है। और पहली बार मासामुने के दिमाग में आता है कि नैनो सच में सुंदर लग रही है। और वो सोचता है कि अगर उसने इस पल को कैमरे में कैद किया होता तो वो बिल्कुल परफेक्ट शॉट होता। और यही उसे एहसास होता है कि उसने पहली बार 2D और 3D वर्ल्ड के बीच की दीवार तोड़ दी है। और रात को पूरा गैंग एक टेस्ट ऑफ करेज करने का प्लान बनाता है। और मिकारी अपने मन में सपना देखती है कि ये परफेक्ट मौका होगा मासामुने का हाथ पकड़ने का। लेकिन उसका सपना तब टूट जाता है जब आर्या उसकी जगह मासामुने की पार्टनर बन जाती है। और जब वो एक ग्रेवयार्ड के पास से गुजरते हैं तो कुछ बुढ़े लोग उनको डराने की कोशिश करते हैं घोस्ट प्रॉप के साथ। और आर्या उतनी गैंगस्टर नहीं है जितना दिखाने की कोशिश करती है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। और मासामुने उसका हाथ पकड़ता है और उसे पूरे जंगल से आराम से निकालता है। और इनके बाद मिकारी और नैनो आते हैं और नैनो उसे भरोसा दिलाती है कि अगर कोई लो टियर स्पिरिट भी आ जाए तो वो उसे एक्सरसाइज भी कर सकती है। और इसी में उसका रिस्क बढ़ जाता है। और अंत में मायरा और रिसा आते हैं और उन्हें किसी भूत से डर नहीं लगता बल्कि रिसा तो उन्हें अपनी जाल से पकड़ने की कोशिश करती है ताकि वो बाद में उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके। और इस बीच आर्या के पैर फिर से कांपने लगते हैं जब वो फिर से कोई भूत देख लेती है और पूछती है मासामुने डर क्यों नहीं रहा। तो वो जवाब देता है क्योंकि मैं इतना भयंकर हूँ कि भूतों को मुझसे डरना चाहिए। और ये सुनकर आर्या ब्लश करती है उसके अल्फा कोडेड ऑरा से और वो उसे पिग्गी बैंक राइड देने का ऑफर करता है। और जैसे ही वो उसकी पीठ पर चढ़ती है और उसके संतरे मासामुने की पीठ पर छूते हैं और आर्या ये महसूस करती है लेकिन सिग्मा मेल को कुछ भी फील नहीं होता। और ये बात उसे बुरी तरह फ्रस्ट्रेट कर देती है। और बाद में वो उससे पूछती है तुम 3D लड़कियों में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले सकते।
और वो कहता है कि ये उसकी मॉमी इश्यूज की वजह से है और कैसे उसकी इकलौती मॉम उसे बचपन में अकेला छोड़कर चली गई थी। और आर्या उसे याद दिलाती है कि ये उसकी गलती नहीं थी और दुनिया में ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो उस इंसान से कभी धोखाधड़ी नहीं करेगी जिससे वो प्यार करती हैं और वो उसमें खुद भी शामिल है। और ये बात सुनकर मासामुने की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि शायद कोई सच में एक दिन उसे ऐसे फील कर सकता है और वो उसका दिल से शुक्रिया करता है जिसने उसका हार्ट ओपन कर दिया। और अगले दिन वो लोग कॉस्प्ले फोटोशूट शुरू करते हैं, लेकिन वो चाहे जितना भी जोर लगाकर कोशिश करे मासामुने वो परफेक्ट शॉट नहीं ले पाता 2.5 डायमेंशन की उस थ्योरी को। और उसे समझते हुए मासामुने एक परफेक्ट फोटो लेने ही वाला होता है कि तभी लिलिया की फोटो में जेलस मिकारी जबरदस्ती आकर फोटो खराब कर देती है अपने होठों को पाउट करते हुए। और मासामुने नोटिस करता है कि कैसे मिकारी का असली रूप कैरेक्टर के पीछे से झलक रहा है, लेकिन फिर भी वो दोबारा वैसे ही फोटो नहीं ले पाता। और बाद में जब वो इस पूरे मसले को लेकर अपने इकलौते ब्रेन सेल पर जोर डाल रहा होता है तो मिकारी उसका साथ देती है और अपना कंधा उसे टेकने के लिए देती है और वो उसके कंधे पर ही सिर रखकर सो जाता है। और कुछ घंटों बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है मिकारी अभी भी यहीं पर है और वो ब्लश करते हुए कहती है अगर वो चाहे तो वो हमेशा यही रह सकती है। और मासामुने देखता है कि वो अपने बालों से खेलने लगी है और पहली बार उसे उस कॉस्ट्यूम के पीछे छुपे असली इंसान की हल्की सी झलक दिखाई देती है। और तभी रीसा और बाकी लड़कियां अंदर आकर कोई फनी स्टोरी को लेकर हंसने लगते हैं और मिकारी नोटिस करती है कि मासामुने रीसा को किस नजर से देख रहा है जो उसे बुरी तरह फ्रस्ट्रेट कर देता है। और गुस्से में वो कमरे से निकल जाती है और बैल्कनी पर जा खड़ी होती है कि शायद बीच की हवा उसका दिमाग ठंडा कर दे, पर उसी वक्त उसका सिरदर्द वही आ पहुंचता है और उसके बारे में पूछने पर वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ। पर जब रीसा वहीं पर खड़ी रहने पर अड़ी रहती है तो मिकारी आखिरकार बोल देती है मैं मासामुने से प्यार करती हूँ और ये बात मुझे करीब 10 साल से है। और शुरू में बेवकूफ रीसा उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर देती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसने एक तरह से किसी का थर्ड व्हील बनकर दिल दुखाया है और इतना समय मासामुने के साथ बिताकर उसने शायद मिकारी की फीलिंग्स की इज्जत नहीं की। और ये सोचकर वो घबरा जाती है, पर मिकारी को भी एहसास होता है कि उसने गलती की है और अगर वो सच में मासामुने से दूरी बना लेती है तो वो अपना सबसे अच्छा दोस्त खो देगी जो उसे इतने सालों में मिला है। और वो कहती है भूल जाओ इस बात को, लेकिन तभी रीसा पूछ बैठती है तुम्हें मासामुने के अंदर पसंद क्या है। और मिकारी तब बताना शुरू कर देती है कैसे वो इंसान बेहिसाब एफुल है और कैसे उसे R18 फिगरिन्स का अनहेल्दी ऑब्सेशन है और कैसे वो एक कार्टून ऑन पेपर के लिए सब कुछ छोड़ सकता है। लेकिन फिर वो कहती है यही तो वो चीजें हैं जिससे मैं उससे प्यार करती हूँ। और फिर वो रीसा से पूछती है तुम्हें उससे क्या फील होता है, तो हमारी वी प्रो मैक्स कहती है मैं उसे ऐसे देखती हूँ जिस तरह वो लिलिया को देखता है, एक मांगा कैरेक्टर की तरह। लेकिन जैसे उसकी लिलिया के लिए प्यार असली है वैसे ही उसकी मासामुने के लिए भी असली है। और वो मानती है वही वजह है जिसकी बदौलत वो आज जहाँ पर है वहाँ पहुँच पाई है। और हाँ वो उससे प्यार करती है, मगर वो अब भी इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि ये रोमांटिक लव है या फिर सिर्फ गहरी दोस्ती। और मिकारी एक गहरी सांस लेती है और कहती है वो कितनी बेवकूफ़ है, लेकिन फिर भी वो उसे बताती है कि अगर कभी मौका आए तो वो बिना उसकी फीलिंग की चिंता किए मासामुने के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकती है। और इसी समय पता चलता है कि मासामुने ने ये पूरी बातचीत सुन ली है और उसे एक झटका लगता है और वो पैनिक अटैक में चला जाता है ये सोचकर कि अगर कभी मिकारी उसे प्रपोज कर दे या फिर उससे कहे कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए तो वो क्या करेगा। और उसे यकीन है कि उसे वो उस नज़र से नहीं देखता, लेकिन अगर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसकी फ्रेंडशिप और क्लब और यहाँ तक कि रीसा का सपना ही बर्बाद हो जाएगा और वो ऐसा नहीं होने दे सकता। और तभी मायरा आ जाती है और बताती है कि उसने भी सारी बातें सुन ली है और वो उसे समझाने लगती है कि असल जिंदगी का प्यार कॉमिक जैसा नहीं होता और फिक्शन में जब कोई किसी से प्यार का इजहार करता है तो दो लोग जुड़ जाते हैं जो पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हकीकत में ये कभी क्लियर नहीं होता कि सामने वाला क्या महसूस करता है। और वो उसे भरोसा दिलाती है कि ये बिल्कुल ठीक है कि लोग एक दूसरे के लिए फीलिंग्स पूरी तरह समझे बिना भी रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें सामने वाला इंसान अच्छा लगता है। और मासामुने जिसे अभी तक थोड़ा बेवकूफ समझा जाता था हैरानी से इस बात को समझ लेता है। और जब मायरा उसे समझाती है कि लिलिया जिसे वो अपनी लॉयल्टी के लिए पसंद करता है वो एडफिट से इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि वो एक एंजल है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो खुद उसे प्यार करना चाहती है और उसके प्रति वफादार रहना चाहती है। और ये बात और भी गहराई से उसके दिल में उतरती है और उसे समझ आता है कि अब तक वो 3D लोगों को एक्सेसरीज नहीं समझता था, बल्कि उसने खुद को कभी अपनी ही जिंदगी में एक रियल पर्सन की तरह देखा ही नहीं। और अब उसे समझ आता है कि क्यों मिकारी का वो जेन्युइन एक्सप्रेशन और नैनो की असली मुस्कान उसके दिल को छू गई थी। और इस न्यू फाउंड रेवोल्यूशन और रिजॉल्व के साथ वो मायरा का शुक्रिया अदा करता है और रीसा को दोबारा शूट करने निकलता है, लेकिन इस बार वो उससे कहता है वो अपने इनर पर्सन को उस कैरेक्टर के कॉस्प्ले के जरिए बाहर आने दे। और रीसा ठीक वैसा ही करती है और लिलिया का जो एस्पेक्ट के लिए प्यार थी उसे खुद की मासामुने के लिए बढ़ती फीलिंग पर रिफ्लेक्ट करती है। और उसका वो हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन देखकर
मासामुने का दिल धड़कना बंद कर देता है और वो फौरन उस पल को कैप्चर कर लेता है। और उधर रिसा खुद सोच में पड़ जाती है कि शायद अब वो सच में उससे फीलिंग रखने लगी है, जबकि उसने कसम खाई थी कि कभी ऐसा नहीं होगा। और बाद में मायरा उसकी तारीफ करती है कि उसने आखिरकार अपना असाइनमेंट समझ लिया है और वो कहती है कि अब समय है कि वो दूसरों को उसकी मदद करने दे और अपने असली उसे दुनिया के सामने आने दे। जिस तरह उसे दूसरों की फीलिंग समझने और उनकी मदद करने में खुशी मिलती है, वैसे ही दूसरों को भी उसे समझने का मौका मिलना चाहिए। और ट्रिप खत्म होने के बाद पूरा गैंग दोबारा क्लब रूम में इकट्ठा होता है और सभी मिलकर जोर जोर से लिलिया स्पेशल देखते हुए चीयर करते हैं।